Namaste India. Welcome to C Hub Classes, guys. My name is Jujar Singh, and today we are going to discuss Accounting Standard 11. That is the effect of changes in foreign exchange rate. तो ठीक सुना आपने, आज हम बात करेंगे AS 11 की। अब देखिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो 11 है ना, वो कब एप्लीकेबल होगा वो समझ लीजिए, जब आप अपना ट्रांजेक्शन किस में कर रहे हो, फॉरेन करेंसी में कर रहे हो तब। अगर आप अपना ट्रांजेक्शन इंडियन करेंसी में ही कर रहे हो, ओके, तो उस टाइम पे ऑब्वियसली ये एएस 11 जो है आपका एप्लीकेबल नहीं होगा। तो मतलब ट्रांजेक्शन कहाँ पे कैसे होना चाहिए, फॉरेन करेंसी में होना चाहिए। और सेकंड या हो सकता है कि ये कहाँ पे होगा, आप फॉरेन में हो और वहाँ पे आपका कोई ब्रांच है, वहाँ पे हो गया है। तो इस चैप्टर को मोटा मोटी हम 3 पार्ट में बांट सकते हैं। द फर्स्ट वन इज योर, इसमें जब आपका ट्रांजेक्शन किस में होगा, फॉरेन करेंसी में, तो इसको मैं बोलूंगा फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन। तो ठीक सुना आपने, तो फर्स्ट आपका कौन सा है, फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन। सेकंड, अगर आपका फॉरेन ऑपरेशन है, क्या है आपका, फॉरेन ऑपरेशन, मतलब आपकी ब्रांच जो है वो फॉरेन में है, उस केस में। थर्ड वन इज योर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। अब ये क्या होता है इसको हम बाद में पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर आपका पूरा कितने पार्ट में बटा है, 3 पार्ट में। हम जो पहले बात करेंगे दैट इज द फर्स्ट वन, फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन। इसके बारे में हम बात करेंगे। यानी यहाँ पे हुआ क्या है, आपने फॉरेन करेंसी में क्या किया है, ट्रांजेक्शन किया है, और उसकी अकाउंटिंग अपने को करनी है। अब समझिए अगर कोई बंदा इंडिया में है और वो इंडियन पर्सन से करता है, जैसे मान लो मैं और आप जो देख रहे हो ऑब्वियसली इंडिया में होंगे, तो मैं आपसे कुछ ट्रांजेक्शन करता हूँ और इंडियन रुपीज में हुआ है, तो इस ये का कुछ काम ही नहीं होता है। बट मैंने कोई ट्रांजेक्शन किया है, वो यूएस या यूके वाले बंदे से किया है, तो ये एस आता है बीच में। ठीक है, तो अपन इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि अपने इंडिया में है मिस्टर मोदी। ठीक है, तो अपने मोदी जी है यहाँ पे, आपको दिख रहे हैं, ये कौन होंगे, इंडिया वाले होंगे, तो मोदी जी अपने इंडिया वाले। अब हुआ क्या कि आपको पता है अभी कोविड 19 का सीन चल रहा है, तो मिस्टर ट्रम्प ने क्या किया, इंडिया वालों से क्या मांगी, हेल्प मांगी कि सर कोविड 19 की जो मेडिसिन है आप हमारे यहाँ पे भिजवा दो। अब सपोज करते हैं कि इंडिया वाले यहाँ पे मोदी जी क्या करने वाले हैं, सेल करने वाले हैं। तो अगर मोदी जी मिस्टर ट्रम्प को सेल करते हैं और पैसा उसी टाइम पे आ जाता है तो कोई इश्यू नहीं है। बट अगर यहाँ पे ट्रम्प भाई साहब क्या बोलते हैं, जरा सुनना, ट्रम्प भाई साहब बोलते हैं कि सर हम आपको पेमेंट 2 महीने के बाद करेंगे। कब करेंगे, 2 महीने के बाद करेंगे। तो प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पे मिस्टर ट्रम्प जो पेमेंट करने वाले हैं वो करने वाले हैं किसमें, डॉलर में। किसमें करेंगे, डॉलर में। और हम इंडिया वाले हैं, हमको तो चाहिए रुपए। तो यहाँ पे AS 11 आपका क्या हो जाएगा, एप्लीकेबल हो जाएगा। अंडरस्टूड। तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन किनके बीच में हुआ है, मोदी जी और ट्रम्प भाई साहब के बीच में, यानी इंडिया और यूएसए के बीच में ट्रांजेक्शन हो रहा है। ओके, तब यहाँ पे AS 11 क्या हो जाएगा, एप्लीकेबल हो जाएगा। बोलिए आया समझ में। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना कि अगर पेमेंट उसी टाइम पे हो गया होता तो शायद AS 11 का काम पड़ता ही नहीं। जिस दिन आपने ट्रांजेक्शन किया उसी टाइम पे पेमेंट मिल गया तो प्रॉब्लम है ही नहीं, नॉर्मल सेल्स हो गया अपना, कुछ फॉरेन गेन या लॉस को देखने का काम अपने को नहीं है। बट प्रॉब्लम को होती है जब पेमेंट क्या होता है, बाद में होता है, तब प्रॉब्लम होती है। रीजन ये है कि एवरी डे क्या होती है, करेंसी क्या होती है, चेंज होती है। आपको पता होगा क्या, रुपीज और डॉलर का जो रेट होता है एक्सचेंज करने का, क्या वो हमेशा सेम रहता है, क्या एवरीडे सेम रहेगा, नहीं सर, इवन एवरी डे चेंज होता है। तो अब क्या किया जाए, क्योंकि जब आपने ट्रांजेक्शन किया तो एज पर द अकाउंटिंग रूल, तो यहाँ पे मिस्टर मोदी जी को अपने को एंट्री पास करनी पड़ेगी उसी टाइम पे। अंडरस्टूड। और पेमेंट कब होगा, 2 महीने के बाद होगा, तब रेट अलग होगी, तो पेमेंट कुछ और हिसाब से रेट से मिलने वाला है। अब क्या किया जाए, उस अकाउंटिंग को कैसे किया जाए, वही अपने को यहाँ पे AS 11 बताएगा। ठीक है, तब हुआ क्या, कुछ लोग अपने अपने हिसाब से करने लग गए अकाउंटिंग। ठीक है, वो बोलता भैया ये जो गेन हुआ मैं तो अपनी मर्जी से पेन में डालूंगा, कोई बोलता मैं तो बैलेंस शीट में एज रिजर्व दिखाऊंगा, कोई बोलता मैं अपने हिसाब से करूंगा। तो सब लोग अपने अपने हिसाब से करने लग गए। तो गवर्नमेंट ने बोला कोई बात नहीं, तुम अपने हिसाब से मत करो, मैं बोलूँ ना माई बाप, मैं तुमको बताएगा कि AS 11 को कैसे आपको ट्रीट करने का है, मतलब कैसे आपको अकाउंटिंग इस चीज का करने का है, दैट इज फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन। ठीक है, चलिए फिर। तो इस पूरे को चीज को समझने से पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो आपके फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन है, इनको 2 पार्ट में बांट देता हूँ। ओके, क्या है ये 2 पार्ट,
आपका जो सेटलमेंट था वो कब हो गया है, बिफोर बैलेंस शीट डेट, मतलब 31 मार्च आने से पहले आपने सेटलमेंट कर लिया है। सपोज करो आपने 1 जन को सेल किया और 2 महीने में यानी 1 मार्च को पैसा आ गया, 31 मार्च बीच में आई नहीं है, तो अब क्या होगा, और सेटलमेंट जो सेटलमेंट होगा आपका वो कब होगा, बैलेंस शीट के बाद होगा। उस केस में क्या होगा, तो दो सिनेरियो अपने पास में है। 31 मार्च से पहले सेटलमेंट, 31 मार्च नहीं यानी कि यहाँ पे ईयर एंड बोल रहा हूँ, ओके। हो सकता है अलग अलग केस में कभी अलग भी हो सकता है, बट हम यहाँ पे क्या लेंगे, बैलेंस शीट डेट, जिसे हम बोलते हैं रिपोर्टिंग डेट। इस बैलेंस शीट डेट को क्या बोलते हैं अपन, इसका दूसरा नाम क्या है बेटा, रिपोर्टिंग डेट, जिस दिन आप रिपोर्टिंग कर रहे हो, ओके। तो जिस दिन आप रिपोर्टिंग करोगे, जिस दिन बैलेंस शीट बनेगा उसे बोलेंगे रिपोर्टिंग डेट। और बेटा जिस करेंसी में ये बनता है ना, जिस करेंसी में बनेगा उसे बोलेंगे रिपोर्टिंग करेंसी। उसे क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग करेंसी। यानी इंडिया में क्या होगा, रुपीस। भाई मिस्टर ट्रम्प के लिए कौन सा होगा, डॉलर, ओके। तो जिस कंट्री में आप रह रहे हो, जिस कंट्री में आप बैलेंस शीट बना रहे हो, उस करेंसी को क्या बोलेंगे, रिपोर्टिंग करेंसी। और जिस कंट्री में आप रह रहे हो उसे क्या बोलेंगे, रिपोर्टिंग कंट्री। अंडरस्टूड, दोनों के लिए सेम चीजें एप्लीकेबल होती है, तो दोनों के लिए यहाँ पे मैंने बताया आपको। चलिए अब देखिए हमको यहाँ पे क्या करने का है। सबसे पहले आप, हम बात कर रहे हैं फर्स्ट पार्ट की, जिसे बोलते हैं फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन। क्या बोलते हैं, फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन। उसको आप कैसे करोगे, तो फर्स्ट थिंग आपको समझना है, इनिशियल रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे, इनिशियली आप कैसे रिकॉर्ड करोगे जब भी कोई ट्रांजेक्शन होगा। तो हमने अकाउंटिंग में पढ़ा है, पता है क्या पढ़ा है, कि कोई भी ट्रांजेक्शन होता है ना, तो जिस दिन वो ट्रांजेक्शन होता है हमको उसी दिन पे उसको रिकॉर्ड करना चाहिए। ये तो आपको पता ही होगा, हमको वेट नहीं करना चाहिए, जिस दिन ट्रांजेक्शन हुआ उसको उसी दिन पे रिकॉर्ड करो। तो सपोज करो यहाँ पे 1 जन 2018 को क्या हुआ, 18 छोड़ देते हैं, अभी नई नई बात है, तो हम 20 की बात करते हैं। चलो, तो 1 जन 2020 की बात कर रहे हैं। क्या हुआ, मिस्टर मोदी जी ने सेल किया, किसको किया, ट्रम्प को। तो हम यहाँ पे पता किसकी बुक्स देख रहे हैं वो पहले बताइए। हम इंडिया में है, हम मिस्टर मोदी जी की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, मिस्टर मोदी की। तो यहाँ पे रिपोर्टिंग करेंसी कौन सी होगी, रुपीज, इंडियन रुपीज इज योर रिपोर्टिंग करेंसी। अंडरस्टूड। अब चलिए बताइए, जब भी कोई सेल करते हो आप, कैश में नहीं क्रेडिट में कर रहे हो, ऑब्वियसली 2 महीने बाद पेमेंट में, तो कैसे एंट्री पास करते हो, सर जो जिसको सेल किया है दैट इज कॉल्ड लेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो यहाँ पे मिस्टर ट्रम्प है, तो यहाँ पे एंट्री हमने पास की, बोलिए। तो यहाँ पे देखिए एंट्री तो बड़ी नॉर्मल सी है, एंट्री में कोई प्रॉब्लम आपको है ही नहीं। प्रॉब्लम कब होती है, जब अमाउंट निकालते हैं। अब बताइए अमाउंट कितना, तो सपोज करते हैं कि उस क्वेश्चन में मैं कुछ चेंज कर लेता हूँ, जब यहाँ पे ट्रांजेक्शन हुआ था तब जो सेल हुआ था वो हुआ था $1 लाख का। कितने का हुआ था, $1 लाख का। और उस दिन जो रेट थी वो थी $1 इक्वल टू ₹50। कितनी रेट थी, $1 इक्वल टू ₹50। और जिस दिन पेमेंट हुआ, जिस दिन आपका पेमेंट हुआ उस दिन रेट थी $1 इक्वल टू ₹60। क्या रेट थी, $1 इक्वल टू ₹60। तो अब देखिए सबसे पहले मिस्टर ट्रम्प ने क्या किया, अपने अपन ने मिस्टर ट्रम्प को सेल किया है। तो $1 लाख इंटू ₹50 कितना होता है बेटा, 50 लैक्स। कितना हुआ तेरा, 50 लैक्स। अब सेल हो गया तेरा 50 लैक्स का। बताइए यहाँ तक कुछ डाउट है आपको, नहीं, आगे चले। अब देखिए यहाँ पे पेमेंट कब हुआ है, बस सेल हो गया, आपने अपनी बुक्स में एंट्री पास कर दी। अब बताइए मिस्टर मोदी की अगर बैलेंस शीट बनाओ, मिस्टर मोदी की, तो मिस्टर ट्रम्प जो है इधर दिख रहा है डेटर्स के अंदर 50 लाख से। बोली समझ में आया ये वाला, तो ये क्या दिख रहा है, मिस्टर ट्रम्प डॉलर में दिख रहा है 50 लाख से। अब सपोज करते हैं कि 2 महीने बाद यानी 1 मार्च 20 को मिस्टर ट्रम्प ने पेमेंट कर दिया। जब पेमेंट किया तो बेटा अपने पास तो बैंक में पैसा आया, मिस्टर मोदी जी के पास तो पैसा आया, तो बैंक अकाउंट डेबिट किया। और किससे आया है, मिस्टर ट्रम्प से आया है, तो टू ट्रम्प अकाउंट लिखा। बोले ये समझ में आया, अंडरस्टूड। अब जब पेमेंट आया तो ये बताओ क्या मिस्टर ट्रम्प डॉलर में पेमेंट करेंगे, यस। और मिस्टर मोदी के पास भी डॉलर आएंगे,
यस, लेकिन एक प्रॉब्लम है। जो इंडियन बैंक है ना, मतलब होगा क्या, मिस्टर ट्रम्प अपने अकाउंट में से पे करेंगे जो डॉलर में कटेगा, और वही पैसा मिस्टर मोदी के इंडियन अकाउंट में आएगा, वो रुपीज में आएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो मिस्टर मोदी को जो पैसा मिलेगा वो किस में मिलेगा, रुपीज में, क्योंकि बैंक कन्वर्ट करके देगा। अब बताओ, जब बैंक कन्वर्ट करके देगा तो मिस्टर मोदी कौन सी रेट लेंगे, जो 1 जैन को थी या 1 मार्च को? ऑब्वियसली बैंक क्या बोलेगा, सर हमारे पास कब आया है, 1 मार्च को आया पेमेंट, तो हम जो आपको देंगे वो कौन सी रेट से देंगे, 1 मार्च की रेट से देंगे, सिंपल वर्ड। कौन सी रेट से देंगे, 1 मार्च की रेट से देंगे। तो 1 मार्च को रेट कितनी थी सर, 60 रुपीज। इसका मतलब जो अपने बैंक में पैसा आया होगा वो $1 लाख इंटू ₹60 के हिसाब से 60 लाख रुपीज आ गया। कितना आ गया, 60 लाख रुपीज। तो अपने अकाउंट में कितना आया, मोदी जी के अकाउंट में 60 लाख रुपीज आ गया। अंडरस्टूड, मिस्टर मोदी के अकाउंट में 60 लाख आया। बट अपनी बुक्स में मिस्टर ट्रम्प कितने से दिख रहा था, टू ट्रम्प आपने लिखा है, तो 60 थोड़ी लिख सकते हो बेटा, 60 आप नहीं लिख सकते। आपको कितना लिखना पड़ेगा, जितनी बुक्स में था वैल्यू, दैट इज 50 लैक्स। तो देखो 50 लाख आप मांग रहे थे, आपको 60 लाख मिल गए, इसका मतलब क्या हुआ, फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? सर फायदा हुआ, प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट क्या करते हो, डेबिट या क्रेडिट से क्रेडिट करते हैं, तो यहाँ पे क्रेडिट में लिख दीजिए 2। अब फायदे को हम एक अकाउंट में डालेंगे जिसे बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट। क्या बोलते हैं, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट। यहाँ पे शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ FEF अकाउंट। क्या लिख रहा हूँ, FEF अकाउंट, 10 लाख रुपीज। इसको मैं ऐसे भी समझा सकता हूँ कि 10 लाख कहाँ से आया। तो आपने क्या बोला पता है, आपने बोला सर देखो $1 लाख इंटू 60 के हिसाब से था और 50 के हिसाब से था, मतलब 60 के हिसाब से पैसा आया है और 50 के मांग रहे थे, तो 10 रुपये का फायदा हो गया। एक डॉलर पे हुआ तो $1 लाख पे कितना हो गया, 10 लाख रुपीज का। तो ये 10 लाख मेरे पास इधर आ गया। बोलिए समझ में आया ये वाला। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो FEF अकाउंट। हम सर ये FEF अकाउंट ओपन किया क्योंकि बेटा देखो, जरूरी नहीं कि हम मिस्टर मोदी है ना, ट्रम्प जी से बात करें। हो सकता है उन्होंने और बहुत सारे लोगों से ट्रांजेक्शन किया होगा, ठीक है, जैसे दुबई में किया है, UK में किया है। तो हर जगह डायरेक्ट अभी प्रॉफिट एंड लॉस लिखना सही नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस कब बनता है, 31 मार्च को। तो फिलहाल अपन क्या करेंगे, एक टेम्परेरी अकाउंट ओपन करते हैं जिसे बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट, ओके, FEF अकाउंट। और जो भी गेन या लॉस, जो भी हो रहा है गेन या लॉस, जितने भी ट्रांजेक्शन हो रहा है फॉरेन ट्रांजेक्शन से, उन सबको उसी अकाउंट में डालेंगे। तो FEF अकाउंट जब भी लॉस होगा तब डेबिट होगा, और जब भी प्रॉफिट होगा तब क्या होगा, क्रेडिट होगा। जैसे यहाँ पे प्रॉफिट हुआ तो क्रेडिट हो गया। अंडरस्टूड। फिर हम 31 मार्च को क्या करते हैं, सबका एक डेबिट क्रेडिट मिक्स करके एक लास्ट एंट्री पास करते हैं, नेट करते हैं, डेबिट क्रेडिट टोटल माइनस करते हैं, नेट करेंगे, और फिर क्या करेंगे, उसको पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे। अब यहाँ पे तो एक ही FEF, तो डेबिट क्रेडिट में हुआ है तो हटाने के लिए डेबिट करना पड़ेगा। तो बेटा FEF अकाउंट डेबिट टू पीएनएल। अब प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दिया 10 लाख 10 लाख, बराबर है कि नहीं, क्योंकि जब इसका पीएनएल बनेगा यहाँ पे, तब यहाँ पे क्या आएगा, बाय फॉरेन एक्सचेंज गेन, जिसे हम क्या बोलते हैं, FEF 10 लाख से। ऐसा ही होता है, गेन पीएनएल में गेन आप यहाँ पे लिख दो क्रेडिट में, तो ये क्रेडिट में गेन आ गया। अंडरस्टूड। इस तरह से ये काम होता है। बोलिए समझ में आया यहाँ तक? तो आई होप आपको यहाँ तक सारा समझ में आ गया होगा। तो ये फर्स्ट कंडीशन देख ली, जब क्या हुआ है, हम हमारा जो सेटलमेंट है वो कब हो गया है, रिपोर्टिंग डेट यानी 31 मार्च से पहले पहले हो गया है। अंडरस्टूड। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि इसमें कुछ डाउट है तो बताओ। हम चलते हैं आगे। अच्छा ये बताइए यहाँ पे क्या हुआ है सर, यहाँ पे तो हमको गेन हो गया, बराबर है। कभी कभी लॉस भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। सपोज करो यहाँ पे जो था आपका, अगर प्राइस जो था, क्या था आपका, जो प्राइस था वो कम हो गया होता, क्या हो गया था, कम। सपोज करो 50 लाख की जगह कितना हो गया होता, 45 लाख। कितना हो गया होता, 45 लाख। तो क्या, तो जब पेमेंट मिल रहा था, अगर सपोज करो यहाँ पे 45 लाख हो गया होता, तो बेटा जो अपने को पेमेंट मिलता वो कितने से मिलता, 45 से। कितने से मिलता, 45 से। तो देखिए यहाँ पे जब पेमेंट मिलता मुझे, तो $1 लाख इंटू ₹45, तो मेरे अकाउंट में कितना था, 45 लगा था। बट ट्रम्प कितने से था, 50 से, तो वो तो पूरा 50 से जाएगा। यस सर। अब लॉस हो गया 5 का, तो FEF को डेबिट कर लो, तो FEF अकाउंट डेबिट हो जाता, और ये कितना आता, $1 लाख इंटू 50 की रेट से किया था बट मिला 45, तो 5 के हिसाब से 5 लाख का ये हो गया। बोलिए समझ में आया? और पीएनएल में ट्रांसफर करते तो होता पीएनएल अकाउंट डेबिट टू FEF अकाउंट, बराबर। तो इस तरह से आप कर सकते हो।
अब जैसा ये सेल्स के लिए क्या वैसे परचेज के लिए होता तो उसमें नॉर्मल एंट्री होती है परचेज अकाउंट डेबिट टू, मान लो ट्रम्प से अपन ने परचेज किया होता तो परचेज अकाउंट डेबिट टू ट्रम्प होता। फिर जब पेमेंट अपन करते तो ट्रम्प अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, और गेन या लॉस होता तो गेन होता तो क्या होता टू एफ और लॉस होता तो डेबिट में रहता एफ। अंडरस्टूड? इस तरह से ये चीज होती है। ये था आपका फर्स्ट थिंग। जब आपका सेटलमेंट कब हो गया है, ये वाला हमने पढ़ा है। सेटलमेंट जब आपका कब हो चुका है, बैलेंस शीट डेट से पहले यानी रिपोर्टिंग डेट से पहले, तो ये चीज हमने पढ़ ली है। बोलिए समझ में आया ये वाला? चलो जी बढ़िया। अब समझते हैं आगे, जब सेटलमेंट आपका कब होगा, बैलेंस शीट डेट के बाद, उस केस में क्या, तो मैं सेम सीन रख रहा हूं। ओके, यानी क्या हुआ था यहाँ पे देखिए, ये अपने मोदी जी थे, ठीक है, इन्होंने $1 लाख का सेल किया था गुड्स। किसको सेल किया? ट्रम्प भाई साहब को किया। अंडरस्टूड? ट्रम्प भाई साहब यहाँ पे पेमेंट कर रहे थे, और पेमेंट यहाँ पे अभी मैं चेंज कर रहा हूँ, पेमेंट कर रहे हैं 1 मई 2020 को, ठीक है। ये सेल आपने किया था 1 जन 20 को, बट पेमेंट कब हो रहा है? 1 मई 20 को, पूरा $1 लाख का। अब बताओ, इसमें रेट दे रखी है $1 इक्वल टू ₹50, कभी डेट ऑफ ट्रांजेक्शन का। फिर 31 मार्च को एक और रेट दे रखी है आपको, $1 इक्वल टू 55, और 30 बाद में 1 मई की रेट आ गई, 1 मई 20 को $1 इक्वल टू ₹60, ठीक है। ये आपको रेट यहाँ पे दे रखा अलग से। लास्ट समय अपने पास 2 ही रेट थी बिकॉज सेटलमेंट पहले हो गया था, बट यहाँ पे बीच में 31 मार्च आ रही है तो हमको पता ही होगा 31 मार्च को रेट कितनी है। गूगल कर लो बेटा, मिल जाएगी 31 मार्च को रेट। चलिए अब क्या होगा, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सेल की एंट्री पास करोगे। तो ट्रम्प अकाउंट डेबिट टू सेल्स, इसमें कुछ चेंज नहीं होगा, यानी इनिशियल रिकॉग्निशन में कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है, चाहे कौन सी भी आपकी मेथड दे रखी होगी, कोई भी है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, बराबर है। अब पेमेंट बीच में तो हुआ नहीं है। अब यहाँ पे पेमेंट कब हुआ है? 1 मई को, बट उससे पहले एक डेट बीच में आती है जिसे हम क्या बोलते हैं, 31 मार्च 20। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेट है, मैं इसको बोलता हूँ, ये है ना एक आपका काला बाबा है। कौन है ये? काला बाबा, ठीक है, ये आपका काला बाबा है। तो 31 मार्च को एक आता है काला बाबा, बीच में कौन आता है? काला बाबा। ये जो काला बाबा आपका बीच में आएगा, ये बोलता है कि भैया रुको, ट्रम्प भाई साहब को कहाँ लेके जा रहा हूँ? मैंने कहा नेक्स्ट ईयर में लेके जा रहा हूँ पेमेंट के लिए। तो बोलता है एक चीज तुम बोलना मत, मैं काला बाबा हूँ, मैं एक दिन पे आता हूँ। कब आता हूँ? 31 मार्च को। कब आता हूँ? 31 मार्च को। और उस दिन को मैं सारी चीजों का रीवैल्यू कराता हूँ आज की डेट पे। ओके, मैंने बोला सारी चीजों का क्या, बैलेंस शीट में सारी आइटम का क्या? बोला नहीं नहीं सारी नहीं, ऐसी आइटम को जिनको आज की डेट पे दिखाना पड़ता है। तो मैंने बोला जरा अच्छे से समझाओ। तो काला बाबा बोला देखो 2 तरह की आइटम होती है, एक होती है जिनको अपन हिस्टोरिकल कॉस्ट पे दिखाते हो, जो आपने AS10 में पढ़ा था पीपीई में, उनको तो हमेशा उसी वैल्यू पे दिखाऊंगे। जैसे आपने एक लैपटॉप परचेज किया 1 लाख रुपए में, बराबर है, तो नेक्स्ट ईयर भी वो 1 लाख पे आएगा। अगर उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज होता है तो अच्छी बात है, वो कर लो आप माइनस, उसके बाद हमेशा वो वैल्यू सेम ही रहने वाला है। बट जो मेरा डेटर्स या क्रेडिटर्स होता है वो तो हम आज की वैल्यू पे दिखाएंगे, क्योंकि वो तो क्या होता है, फिक्स होता है, उन्हें बोलते हैं मॉनेटरी आइटम। क्या बोलते हैं? मॉनेटरी आइटम। तो काला बाबा ने चीजों को 2 पार्ट में बांटा, पहला बोला मॉनेटरी आइटम और सेकंड बोला नॉन मॉनेटरी आइटम। मैंने पूछा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉनेटरी आइटम, तो काला बाबा बोलता है जिनका अमाउंट मिलना या देना, पेबल और रिसेबल फिक्स है, उतना ही तुम दोगे उतना ही मिलेगा, तो उसे क्या बोलता है? मॉनेटरी आइटम। जैसे डेटर्स, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बिल्स रिसेबल, लोन गिवन, लोन टेकन, वो तो फिक्स है ना जी सर। फिर एक बोला काला बाबा ने बोला नॉन मॉनेटरी आइटम। कौन सी बोली? नॉन मॉनेटरी आइटम। मैंने बोला वो क्या होता है? बोला उसका पेमेंट मिलना या देना फिक्स नहीं होता। जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, क्या फिक्स है कि इतना पैसा मिलेगा उससे? नहीं सर, वो तो ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है। तो उसे क्या बोला? नॉन मॉनेटरी आइटम। तो बोला नॉन मॉनेटरी आइटम तो बाय वर्च्यू क्या वो किस चीज पे उड़ाता है? पीपीई को किस पे लिखता है? कॉस्ट पे लिखता है। तो तुझे उसका प्रवाह नहीं करने का है, तुझे सिर्फ चिंता करने की किसकी? मॉनेटरी आइटम की। किसकी करने की है? मॉनेटरी आइटम की। इसका मतलब ये काला बाबा जो है वो किस पे एप्लीकेबल होता है? ओनली ऑन मॉनेटरी आइटम पे। किस पे एप्लीकेबल होगा? मॉनेटरी आइटम पे। तो बोला उनको तू रीवैल्यू कर। तो मैंने बोला कैसे? तो बोला तू पहले बैलेंस शीट बना। मैंने ये बैलेंस शीट बनाई। तो उसने बोला ये बता तेरा डेटर्स जो है ट्रम्प भाई साहब वो कितने पे दिख रहा है? तो मैंने बोला ट्रम्प जो है ना मेरी बुक्स में जो मैंने एंट्री पास की उसके हिसाब से 50 लाख पे दिख रहा है। तो बोला क्या री आज की डेट कौन सी है? मैंने बोला 31 मार्च। तो काला बाबा बोला क्या तुझे अगर आज ट्रम्प पैसा देता है आज का, क्योंकि बैलेंस शीट तो एक डेट पे बनता है, तो अगर मान लो क्या तुझे ट्रम्प आज पैसा देता है तो क्या आज 50 लाख ही मिलेगा? मैंने बोला नहीं, आज का रेट तो कितना है? क्वेश्चन में बोला है 55 रेट है। कितना रेट है? 55 है। तो उसके हिसाब से मुझे 55 लाख मिलता है, 55 लाख मिलता है।
तो बोला तुझे 55 लाख दिखेगा ना, मिलेगा ना। मैंने बोला हाँ। तो तू 50 पे क्यों दिखा रहा है, चल चल बराबर कर। मैंने बोला ठीक है। अब मुझे यहाँ पे कितना करने का है, 55 लाख। तो बताओ यहाँ पे 50 तो है ही मेरे पास, मुझे और कितना मिलेगा, 5 लाख। तो मैंने यहाँ पे 5 लाख ऐड कर लिया। भैया डेटर्स में ऐड हुआ है, इसका मतलब मुझे डेटर्स बढ़ाने का है, बराबर है। डेटर्स आपकी असेट होती है, तो डेटर्स को बढ़ाने के लिए, असेट को बढ़ाने के लिए डेबिट करेंगे, क्योंकि उनका बैलेंस डेबिट होता है। तो आपको 5 स्टार रूल तो पता ही होगा। तो यहाँ पे देखिए आपको ट्रम्प पैसा को बढ़ाने का है, बिकॉज वो डेटर्स है। तो ट्रम्प को डेबिट कीजिए 5 लाख से। तो मैंने किया ट्रम्प अकाउंट डेबिट 5 लाख से, बराबर है। अब मैंने बोला क्या, तो बोला ये फायदा या नुकसान है। मैंने बोला डेटर्स से पैसा मिलेगा और एक्स्ट्रा मिलेगा तो फायदा हो गया। और फायदा क्या होता है, क्रेडिट। तो मैंने बोला 2FEF, क्या बोला, 2FEF अकाउंट कितना हो गया, 5 लाख। इस तरह से मुझे काला बाबा ने ये एंट्री बीच में पास करा दी। इससे हुआ क्या कि 5 लाख इधर बढ़ गया, देखिए। और ऑब्वियसली बैलेंस शीट होती है, तो बेटा इधर PNL होगा, उसमें भी कितना आ गया, 5 लाख आ गया। तो देखिए डेबिट क्रेडिट दोनों बराबर इक्वल हो गया। तो 5 इधर भी बढ़ा, 5 इधर भी बढ़ा। अंडरस्टूड। इसके लिए आपने ये एंट्री पास की है, ट्रम्प अकाउंट डेबिट टू FEF अकाउंट। बोलो आया समझ में ये वाला। तो ये आपने एंट्री पास की काला बाबा की वजह से 31 मार्च को, क्योंकि बैलेंस शीट कौन सी डेट पे बनती है, पर्टिकुलर डेट पे बनती है, तो वही सही रहेगा। अब एक चीज काला बाबा बोलता है, अब तू क्या, काला बाबा क्या बोलता है, अब तू भूल जा कि ट्रम्प कभी 50 का था। अब तेरे दिमाग में हमेशा क्या रहेगा, ट्रम्प कितने का है, 55 का। भूल से भी कभी 50 मत लाना, क्योंकि मैं आ गया हूं, और जब मैं आ गया तो मेरी बात चलती है, फिर ऊपर वो क्या किया वो मैटर नहीं करता। तो आज के बाद ट्रम्प अपने दिमाग में कितने से रहेगा, 55, यानी ट्रम्प से कितना पैसा लेने का है, 55। अंडरस्टूड। ज्यादा मिला तो फायदा हो गया, कम मिला तो नुकसान हो गया। चलो जी, डन। ये तो हमको समझ में आ गया। अब चलते हैं आगे। तो आपने 31 मार्च को एंट्री पास कर ली और ये बुक कर लिया। अब एग्जाम में स्टूडेंट गलती करते हैं, वो क्या करते हैं, पूरा बुक कर लेते हैं। बेटा पूरा नहीं करने का, सिर्फ जो गेन या लॉस हुआ वो बुक करने का है। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो गेन या लॉस कि देखो $1 लाख की बात थी, कितने डॉलर की बात थी, $1 लाख की, इनटू अब कितना मिलेगा, 55, जबकि बुक कितने से था, 50 से। तो कितना फायदा हो गया, 5 का। तो ये 5 का फायदा अपन ने बुक कर लिया। अब सुनो, जब पेमेंट की बात आई तो 1 मई 2020 को पेमेंट की बात आई है, ठीक है। अपने को पैसा मिलेगा, जब पैसा मिलेगा तो मैंने बोला बैंक अकाउंट डेबिट टू, क्या नाम था इसका, मिस्टर ट्रम्प। अब बैंक में जो पैसा मिलेगा वो तो जिस दिन आया उसी रेट पे देगा। कब आया अपने पास पैसा, 1 मई को। तो वो पेमेंट भी किस हिसाब से बैंक करेगा, 1 मई के रेट के हिसाब से। तो कितना आएगा, $1 लाख इंटू, क्या था जरा प्राइस बता दो। तो बैंक ने बोला 60 के हिसाब से, इंटू ₹60। तो कितना पेमेंट आ गया अपने पास, 60 लाख का। बट ये बताओ ट्रम्प मेरी बुक्स में कितने से दिख रहा है, नालायक को मार खाऊंगी अगर 50 बोला तो। काला बाबा मारेगा आगे बीच में। कितना काला बाबा क्या बोल रहा है, लास्ट मेरा वैल्यू कितना वैल्यू था सर, 55। तो ट्रम्प का वैल्यू कितना दिख रहा है, 55 का। तो कितना फायदा हो गया, 5 का। और फायदा क्रिएट होता है तो आपने बोला 2FEF अकाउंट, 5 लाख का फायदा। बोलिए समझ में आया ये वाला। बस यही था आपका फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन। अंडरस्टूड। चलो अब मैं थोड़ा सा इसमें चेंज करता हूं। मैं क्या करता हूं, सपोज करो कि जो 1 मई को रेट था, ये जो 1 मई को रेट था, ये 60 ना होके 52 हो गया होता। कितना हो गया होता, 52। तो उस केस में मुझे पेमेंट भी कितने से मिलता सर, 52 से मिलता। क्या बात कर रहे हो, सीधी सी बात है। मैंने बोला बढ़िया, तुम होशियार हो, तुमको पता ही है। 52 से होता, ये 52 से आ गया, तो ये 52 लगा गया। बट ट्रम्प कितने से दिख रहा था, 55 से सर दिख रहा था। तो ये 55 का ट्रम्प दिख गया है। काला बाबा बीच में, पता है ना, हाँ। अब ये बताओ 55 से ट्रम्प से पैसा लेने का था, 52 मिला, तो फायदा हो गया, नुकसान, नुकसान हो गया, कितने हो गया, 3 लाख का। तो अब नुकसान डेबिट होगा, तो आपने बोला FEF अकाउंट डेबिट कितना, 3। अब इसको ऐसे भी कर सकते हो कि $1 लाख जो है इनटू कितने से पैसा आने का था। तो 50 मत बोलना, 55 था काला बाबा, 55 आया कितने से, 52 से। तो 3 का नुकसान हो गया $1 पे, तो 5 लाख पे कितना हुआ, 3 लाख का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या करने का है। अच्छा, ये 31 मार्च को क्या वापस ट्रांसफर होगा क्या PNL में, यस। तो ये FEF जो भी है वो कब ट्रांसफर होगा आपका, 31 मार्च को, नेक्स्ट 31 मार्च को सब नेट करके ट्रांसफर हो जाएगा। तो मैं ये मानता हूँ कि यहाँ पे और कोई ट्रांजेक्शन था नहीं। तो 31 मार्च 21 नेक्स्ट जो भी आएगा उसमें ये क्या होगा, PNL अकाउंट डेबिट, सी, ये ट्रांसफर हो जाएगा।
तो ये 3 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू एफएफ कितना ट्रांसफर हो गया, 3 ट्रांसफर हो गया, और इधर खेल क्या हो गया आपका, खत्म हो गया, ठीक है। तो ये था आपका जब रिपोर्टिंग डेट के बाद भी ट्रांजेक्शन सेटलमेंट होता है तब। अंडरस्टूड? आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब कभी कभी क्या होता है, जो पेमेंट होता है वो कभी कभी इंस्टॉलमेंट में भी मिलता है। कैसे मिलता है? इंस्टॉलमेंट में। तो उस केस में क्या होगा, तो सपोज करो यहाँ पे, अभी देखो जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, तो यहाँ पे ये मिस्टर मोदी जी है, इधर मिस्टर ट्रम्प है, बराबर है, ये इंडिया वाले, यहाँ पे यूएसए वाले। अब जो यूएसए वाले अपने को पेमेंट करेंगे, यहाँ पे $1 लाख का गुड सेल किया था। कितना किया था? $1 लाख का। कब किया था? 1 Jan 20 को। अब जो पेमेंट होगा वो कुछ ऐसा होता है, इन्होंने बोला 1 Feb 20 को मैं करूंगा $20,000 का पेमेंट। उसके बाद 1 May 20 को करूंगा $80,000 का पेमेंट। तो यहाँ पे पेमेंट जो है वो इंस्टॉलमेंट में हो रहा है। सर उस केस में क्या? तो यहाँ पे दोनों हो रहा है, सेटलमेंट पहले भी हो रहा है और बाद में भी हो रहा है। अब मैंने बोला रेट बता दो, तो आपने बोला सर 1 Jan 2020 को जो रेट थी $1 इक्वल टू ₹50। मैंने बोला बढ़िया। फिर 1 Feb 20 को जो रेट थी $1 इक्वल टू ₹45। मैंने बोला बहुत बढ़िया। फिर आपने बोला 31 March 20 बीच में आया, उस दिन की जो रेट थी वो थी $52। मैंने बोला बहुत बढ़िया। और फाइनली जब आपका सेटलमेंट हुआ 1 May 20 को, उस दिन की रेट थी $1 इक्वल टू 55। तो ये आपका रेट का आ गया, बराबर। ये रेट रियल लाइफ में भी अपने को आराम से मिल जाती है। अब जरा सुनना, अब एंट्री पास करनी है, तो सबसे पहली एंट्री क्या कब पास होगी, क्या होगी वो देख लेते हैं। चलो तो देखो यहाँ पे एंट्री देख लेते हैं अपन। फर्स्ट सेल की एंट्री पास होगी, तो सेल की एंट्री क्या होती है? ट्रम्प अकाउंट डेबिट टू सेल्स $1 लाख इनटू $1 लाख इनटू जितनी रेट थी ट्रांजेक्शन की इनिशियली, वो पूरा बुक कीजिए 50 लाख, बराबर है। तो इनिशियली आपको पूरा बुक करने का जितने का हुआ ट्रांजेक्शन। अब पेमेंट आया है, कब आया पेमेंट? डेट के हिसाब से चलना है, यहाँ पे डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, अच्छा ये जो डेट थी आपकी थी वो थी कब थी? 1 Jan 2020। अब जो डेट आई है वो आई है 1 May 20। आपके पास पेमेंट आया है, पैसा आया है? यस सर। कितना पेमेंट आया? तो बैंक अकाउंट डेबिट टू ट्रम्प अकाउंट। बताइए कितना पेमेंट आया है? तो आपने बोला सर 20,000, तो मैंने बोला देख $20,000 यहाँ पे आया। किस रेट के हिसाब से अपने को पास आया है? सर 45 के हिसाब से, बराबर है। तो आपने किया 45 इंटू 20,000, तो 20,000 इंटू 45 दैट इज 9 लाख। तो यहाँ पे देखिए ये 9 लाख आ गया, बराबर है। अब यहाँ पे ट्रम्प कितने से गया, तो वो समझने वाली बात है, ध्यान देना यहाँ पे। $20,000 इंटू, बेटा ट्रम्प का वैल्यू तेरे बुक्स में कितने बता, ये बता। तो आपने नोटिस किया यहाँ पे 50 पे था, तो यहाँ पे भी कितने से कम होगा? 50 से। अंडरस्टूड? तो यहाँ पे 50 से था, 50 से कम हो गया, तो यहाँ पे आ गया 10। तो मिलना 10 था बट मेरा कितना 9, तो लॉस हो गया 1 का। आपने बोला ये लॉस कहाँ पे आएगा? FEF अकाउंट में। तो आपने बोला FEF अकाउंट डेबिट 1। कैसे आया? $20,000 इंटू 50 माइनस 45, बराबर। समझ में आया ये वाला? इस तरह से आपने क्या किया, एंट्री पास कर ली। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये वाली एंट्री, ठीक है। चलो, तो बैंक में पैसा आया 45 के हिसाब से, तो 9 लाख उधर आ गया। ट्रम्प जो अपनी बुक्स में था वो था 50 के हिसाब से, तो $20,000 पे कितना होता है? 10 लाख। तो 1 लाख का नुकसान हो गया, FAF में चला गया। अंडरस्टूड? चलो तो ये हो गया। उसके बाद अभी थर्ड डेट कौन सी आई बताइए? पेमेंट से पहले आई 31 मार्च की। तो यहाँ पे पेमेंट से पहले आ गई 31 मार्च 20 की डेट। पता है बीच में कौन आता है? काला बाबा। काला बाबा आके क्या बोलता है बताओ? वो बोलता है कि रीवैल्यू करो। मैंने बोला ठीक है। तो बोला जब रीवैल्यू करोगे तो ये बता अभी तेरी बुक्स में कितना ट्रम्प वैल्यू पे दिख रहा है। तो तूने क्या किया, यहाँ पे रफली बैलेंस शीट सोचा, एग्जाम में बनाने की नहीं, आपको सिर्फ सोचने की है। ये ट्रम्प दिख रहा था, बता तेरी बुक्स में ट्रम्प कितने पे आया था? 50 पे। वापस कितने पे गया? फिर कितने पे हुआ? 10 पे। तो 50 माइनस 10 कितना होता है? 40। तो आज तेरी बुक में ट्रम्प कितने पे दिख रहा है? 40। अगर इसको और ब्रेकअप करूं तो ऐसा भी तो बोल सकता हूँ, $1 लाख था, उसमें से 20,000 माइनस हो गया, कितना बच गया? 80,000 इंटू कितना रेट था? 50, तो 40 आ गया 40 लाख का। चलिए, और काला बाबा क्या बोलता है? मुझे तो आज का वैल्यू बता।
मैंने बोला आज का वैल्यू तो देखो बड़ा सिंपल सा है काला बाबा, कितने डॉलर मांग रहा हूँ, $80,000। कितने मांग रहा हूँ, पूरे 1 लाख नहीं, 20 तो दे दिया ना, $80,000 मांग रहा हूँ। $80,000 इंटू काला बाबा बोलता है आज की रेट कितनी है 52, कितनी रेट है 52, तो काला बाबा ने बोला इंटू 52 कर। तो मैंने बोला $80,000 मैं मांग रहा हूँ इंटू आज का वैल्यू 52 है, तो उसके हिसाब से कितना आता है 41,60,000। कितना आता है 41,60,000। तो इसका मतलब काला बाबा बोल रहा है इसको तू 40 पे क्यों दिखा रहा है, फिर दिखा 41,60,000 पे, कितने पे दिखेगा 41,60,000 पे। अंडरस्टूड। तो बता 40 पे था, 41.6 पे दिखाना, मतलब कितना इंक्रीज करना है 1.60, 1,60,000 इंक्रीज करना है। तो ट्रम्प डेटर्स था तो डेबिट करना पड़ेगा। लॉजिक मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो आपने बोला ट्रम्प अकाउंट डेबिट, फायदा हो गया ना, डेटर्स बढ़ गया तो एफ अकाउंट क्रेडिट हो गया 1.6 यानी 1.6 यानी लैक्स में तो 1,60,000। अंडरस्टूड। अगर इसको आपको और अच्छे वे से समझना तो ऐसे समझिए कि अब कितना डॉलर बचा है ये बताइए। आपने बोला सर अभी जो डॉलर बचा है वो बचा $80,000। कितना बचा है $80,000 इंटू मैंने कहा कितना इंक्रीज करना है, क्योंकि ऑलरेडी कुछ वैल्यू तो है ही ना, कितना वैल्यू ऑलरेडी अपने पास है सर 50 का स्टार्टिंग का। मैंने बोला ठीक है 50 का था, आज कितना हो गया 52 हो गया। तो आपने बोला सर 2 बढ़ा दो, तो 52 माइनस 50 कितना होता है बेटा ₹2। तो $2 $1 पे, तो $80,000 पे कितना होता है 1.6, 1,60,000। ये आ गया, होशियार हो तुम, समझ में आ गया होगा, बोली समझ में आया ये वाला। ठीक है, तो ये सिंपल सी चीज थी जो आपको समझने की थी, आपको समझ में आ गई होगी। पर एक प्रॉब्लम है, अब 31 मार्च आ गई तो अब कौन आया था काला बाबा। आज से मेरा जो डॉलर का वैल्यू हो गया है मेरे ट्रम्प के लिए वो कितना हो गया 50 की 52, 52 कितना हो गया है 52। काला बाबा बीच में आता है। आज से पहले काला बाबा आया नहीं था तो इनिशियल रेट थी फर्स्ट वाली 50 वाली ये वाली, पर जैसे ही काला बाबा आ गया आज से रेट कितनी हो चुकी है 31 मार्च की, दैट इज 52। अंडरस्टूड। अब ट्रम्प को जब भी देखो तो 52 के हिसाब से देखना। अब पेमेंट करने की बारी आई है, लास्ट 1 मई 20। अब देखो पेमेंट हो रहा है अपने पास, पैसा आया तो आपने बोला बैंक अकाउंट डेबिट टू ट्रम्प, बराबर है। कितना पेमेंट आया सर, पेमेंट तो 1 मई को जितना रेट था उसके हिसाब से आएगा। तो मैंने बोला कितना रेट था, तो आपने बोला 55, कितना था 55। अब 55 से पेमेंट आ गया तेरे पास, क्या पूरा 1 लाख आएगा, नहीं सर 20 तो दे चुका है, तो कितना आएगा $80,000 इंटू 55 के हिसाब से। तो कीजिए $80,000 इंटू 55 के हिसाब से 44 लाख, कितना आ गया 44 लाख का, ये तो पेमेंट आ गया। बट ट्रम्प भाई साहब कितने से थे वो बताइए, 50 या 52, हाँ 52 काला बाबा। तो 80,000 इंटू 52 कितना होता है करो, 80,000 इंटू 52 41,60,000 बराबर है। तो फायदा हो गया नुकसान हुआ सर, फायदा हुआ है, फायदा हुआ तो क्रेडिट में आएगा टू FEF अकाउंट। ठीक है, कितना आया 44 माइनस 41.60 2.4 2,40,000 का। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो चेक करना है तो वो भी आप कर सकते हो, क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। $80,000 इंटू 55 का पैसा आया जबकि ट्रम्प 52 पे दिख रहा था, तो 55 माइनस 52 कितना होता है 3 इंटू 80,000 कितना होता है 2,40,000। तो इस तरह से आपका आंसर हो गया। ओके, फिर भी क्रॉस वेरीफाई करना ना, तो एक बात बताओ, जब भी सेटलमेंट हो गया, जब भी सेटलमेंट हो गया तो उसके बाद तो ट्रम्प दिखने नहीं चाहिए ना, नहीं सर। तो अब चलो क्रॉस वेरीफाई करते हैं बड़ा वाला, क्योंकि एग्जाम में सम आया तो आप 2 मिनट निकाल, सिर्फ 1 मिनट निकाल के क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो। आपने यहां से लेकर लास्ट तक जितना भी ट्रम्प नाम दिया ना, डेबिट और क्रेडिट करने के बाद आंसर 0 आना चाहिए, तभी आपका आंसर राइट होगा। क्यों, तभी तो सेटलमेंट हुआ कि अब ट्रम्प अपनी बुक्स में नहीं दिखेगा, सेटलमेंट हो गया। तो देखिए स्टार्टिंग में डेबिट कितना किया, अमाउंट देखिए 50, फिर क्या क्रेडिट किया, सेकंड एंट्री में क्रेडिट किया तो माइनस करो -10, फिर थर्ड एंट्री में डेबिट किया तो फिर प्लस होगा 1.6, फिर क्रेडिट हुआ तो माइनस होगा -41.6, बस आंसर इज 0। अपना आंसर क्या है, बराबर है। तो आप इस तरह से क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो। ठीक है गाइस, तो ये था एक आपका सम जो आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन दे रखा है, एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, वो देख लेते हैं अपन। Kalin Limited borrowed $450,000 on 1st Jan 2016 which will be repaid on 31st July 2016। तो बेटा यहाँ पे पे कब हो रहा है, 31 जुलाई को हो रहा है, लिया था 1 जैन को, यानी बैलेंस शीट डेट के बाद में हो रहा है, बैलेंस शीट डेट के
बाद में हो रहा है। तो यहाँ पे बीच में कोई आने वाला है जिसका नाम था काला बाबा। क्या नाम था? काला बाबा। तो यहाँ पे काला बाबा बीच में आएगा ही आएगा। चलो अब देखो, जो आपको रेट दे रखी है वो दे रखी है 1 जैन जब ट्रांजेक्शन हुआ उस दिन की रेट दे रखी है, फिर 31 मार्च की, और फिर सेटलमेंट की डेट है। तो बीच में कोई इंस्टॉलमेंट में नहीं हो रहा है, पूरा साथ में ही हो रहा है, बट अलग अलग डेट पे हो रहा है, तो वो आपको दे रखा है। तो यहाँ पे देखिए, जब आपने लोन लिया तो आपने बोला पैसा आया तो बैंक अकाउंट डेबिट, टू फॉरेन लोन लिया तो टू फॉरेन लोन आ गया लायबिलिटी के रूप में। तो जब आपने लिया तो इनिशियल जिस रेट पे लिया उसमें बुक करोगे। इनिशियली लिया था 48 पे, तो बेटा 48 पे बुक कर लो 4,50,000। तो 4,50,000 इंटू 40 कितना होता है? 2,16,00,000। कितना होता है? 2,16,00,000। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू फॉरेन लोन 2,16,00,000। अब 31 मार्च बीच में आया तो काला बाबा इधर आ गया, ये बीच में। जब काला बाबा बीच में आए तो बोला किधर जा रहे हो? मैंने बोला नेक्स्ट डे जा रहा हूँ। तो बोला ऐसे मत जाओ, आज की रेट पे पहले आओ, मॉनेटरी आइटम हो तुम। मैंने बोला ठीक है। मैंने बोला आज की रेट क्या है? तो उसने बोला 49 है। तो मैंने बोला 48 पे तो मैं ऑलरेडी हुई हूँ। तो बोला एक बढ़ा दे। अब लोन लायबिलिटी होता है, क्रेडिट होता है, बढ़ाने के लिए और क्रेडिट करो। तो मैंने बोला टू फॉरेन लोन। क्या बोला? टू फॉरेन लोन। तो ये देखिए टू फॉरेन लोन हो गया, कितने से? 1 रुपए से बढ़ा दिया। तो कितना डॉलर था? 4,50,000 इंटू 1 रुपीज कितना आ गया? 4,50,000। और लॉस हो गया, लोन लायबिलिटी बढ़ गई, लॉस हो गया तो डेबिट कर लिया, एफ अकाउंट डेबिट। ओके। तो यहाँ पे आप फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन भी बोल सकते हो या फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस अकाउंट भी बोल सकते हो। ये टेम्परेरी अकाउंट होता है तो नाम का कोई इश्यू नहीं है। ओके, अंडरस्टूड। तो यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस अकाउंट में आपने डाल दिया। ठीक है, आईसीए ने फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस में डाला है। आप फ्लक्चुएशन में भी डाल सकते हो, डिफरेंस में भी डाल सकते हो, किसी में भी डाल सकते हो। तो आपने डाला 4,50,000। अब यहाँ पे एक आईसी ने गलती की है कि यहाँ पे इसको पीएनएल में ट्रांसफर नहीं किया है, बट आप कर लेना। आप बोलना एफ जो अकाउंट था आपका उसको पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर करना। तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस वर्ड यूज किया तो हम भी डिफरेंस करेंगे 4.5 4.5। बोलिए समझ में आया ये वाला? तो यहाँ पे एक और एंट्री आ जाएगी। अब क्या होगा? अब होगा तुम्हारा सेटलमेंट। कब हुआ है? 31 जुलाई को। तो 31 जुलाई को हम पेमेंट करेंगे तो टू बैंक होगा। तो पेमेंट करेंगे तो टू बैंक होगा, तो बेटा टू बैंक करेंगे, बट रेट तो आज जो आज की रेट है वो देना पड़ेगा। और आज की रेट कितनी है बताओ? तो आपने बोला सर आज की रेट जो है 49.40 है। तो मैंने बोला 4,50,000 का डॉलर का वैल्यू है, इंटू 49.5 है, तो 4,50,000 इंटू 49.450 कितना होता है? 2,22,75,000। तो ये आ गया आपका। बता तेरा लोन कितने वैल्यू पे दिख रहा था? 49 पे ना, काला बाबा बीच में आया था तो 49 पे दिख रहा था। तो 49 इंटू 4,50,000 कितना था वैल्यू? तो आपने किया कैलकुलेट तो आंसर आया 2,20,50,000। तो बचा हुआ जो 2,25,000 है वो किस में गया? फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस अकाउंट में। जैसा सम अपने किया था ट्रम्प वाला, बस वही है, सेम सीन है। तो आप ये कर लेना, नहीं समझ में आया तो मुझे पूछ लेना। ओके, नंबर है ये मेरा, इस शीट पे आपको दिख रहा है। तो आप उस पर मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हो कि सर ये कैसे हुआ, तो मैं आपको बता दूंगा अगर नहीं समझ में आया तो। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, चलो, अंडरस्टूड। चलिए जी, तो अपने नोट्स पे आते हैं। तो यहाँ पे देखिए, फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन में होता क्या है? इनिशियली रिकॉर्ड करना, मतलब जिस दिन आपका ट्रांजेक्शन हुआ है, तो इनिशियली मतलब डेट ऑफ ट्रांजेक्शन। तो डेट ऑफ ट्रांजेक्शन पे आप कैसे रिकॉर्ड करोगे? रिपोर्टिंग करेंसी में आपको करने का है, और रिपोर्टिंग जिस दिन आपका रेट था डेट ऑफ ट्रांजेक्शन का उस रेट से करने का है। उसके बाद सब्सिक्वेंट बैलेंस शीट डेट पे आपको वापस करना पड़ेगा। मॉनेटरी आइटम को जो क्लोजिंग रेट है उस पर करना पड़ेगा। नॉन मॉनेटरी को चेंज आपको करना ही नहीं है, वो जो डेट ऑफ ट्रांजेक्शन में थी उस पर रिकॉर्ड करना है। इसको अभी आप भूल जाओ, आपके लिए इतना है नहीं। ठीक है, कुछ चीज़ें फेयर वैल्यू पे होती है तो हमको वापस उसको फेयर वैल्यू पे ही बुक करना पड़ेगा, तो आप इसको रहने दो। तो इस तरह से आपका होता है। अब प्रॉब्लम एक बड़ी चीज की है, वो है कि सर जो गेन या लॉस होगा उसका क्या? तो मैंने बोला नॉर्मली तो उसको आपको प्रॉफिट एंड लॉस में डालना है। किस पे डालना है? प्रॉफिट एंड लॉस में। बट एक पैरा जो है ना वो बीच में आता है, दैट इज कॉल्ड पैरा 46 एंड 46A। ओके, वो जो चीज है उसको आपको ध्यान करना पड़ेगा। पैरा 46 और 46A वो कुछ अलग बोलता है कि आप प्रॉफिट को असेट में कैपिटलाइज भी कर सकते हो, लॉस को भी कर सकते हो। तो वो चीज़ आपको अलग से पढ़ेंगे। पहले आप ये समझिए कि पहले नॉर्मल पढ़िए कि जो भी गेन या लॉस हुआ है वो कैसे निकाला और उसको आपको ट्रांसफर करना है पीएनएल में। बराबर है? तो यहाँ तक कुछ डाउट है तो बताइए। ठीक है, तो ये फर्स्ट था पैरा 46 ए, मैं आपको अलग से बताऊंगा। अब यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन है वो देख लेते हैं, फिर बात करते हैं पैरा 46 ए की।
सनशाइन कंपनी लिमिटेड इंपोर्टेड रॉ मटेरियल वर्थ $9,000 ऑन 25 Feb 2011। तो बेटा कब किया है? 25 Feb 2011 को अपने बुक किया है। कितना रॉ मटेरियल परचेज किया है? $9,000 का। व्हेन द एक्सचेंज रेट वाज 44। तो आपको 9,000 इंटू 44 इसके हिसाब से आपको फर्स्ट एंट्री बुक करनी चाहिए इनिशियली। द ट्रांजेक्शन वॉज रिकॉर्डेड ऑन द बुक्स एट द अबव मेंशन डेट। बढ़िया, मतलब ये काम बराबर किया इसने। द पेमेंट फॉर द ट्रांजेक्शन वॉज मेड ऑन 10th April 2011। पेमेंट कब हुआ है? 10th April 2011 को। व्हेन द एक्सचेंज रेट वॉज 48, उस दिन का रेट कितना था? 48। ठीक है। एट द ईयर एंड 31st March 2011 द रेट ऑफ एक्सचेंज वॉज 49। ईयर एंड बीच में आ गया 31st March, उस दिन जो रेट था वो 49 था। पेमेंट जब किया तब रेट 48 था। ओके। द चीफ अकाउंटेंट ऑफ द कंपनी पास द एंट्री ऑन 31st March 2011। उसने 31st March को क्या एंट्री पास की है? उसने 48 और 44 का डिफरेंस बीच में डाला है। कितना बड़ा नमूना है, 48 और 44 का डाल दिया। बेटा जब 31st March को था तो तुझे पता ही नहीं था 10th April को रेट कैसा है, तो तुमने 48 का लाया कहाँ से? सोचने वाली बात है ना। तो आपको उस दिन करना क्या था? 49 और 44 के बीच के रेट की डिफरेंस डालना था, और उसने कौन सा डाला है? 48 और 44 का। तो नमूना है सच में, तो आप छोड़ दो उसको। तो इसने रॉन्ग किया, आपको सही आंसर बताने का है। ये पूछ रहा है डिस्कस वेदर दिस ट्रीटमेंट इज जस्टिफाइड एज पर प्रोविजन ऑफ AS 11 रिवाइज्ड। आंसर इज नो। नो, क्योंकि आपको जो डालना था वो डालना था 49 और 44 का, न कि 48 और 44 का। तो हम देखिए, अब यहाँ पे दो चीज है, या तो आप सारे एंट्रीज करके समझा सकते हो, या फिर आप थियोरी टाइप में समझा सकते हो। क्वेश्चन पढ़ते हमको पता चलता है कि यहाँ पे एंट्री तो उसने पूछी नहीं है, समझिए। तो ये चाहता कि आप उसको थियोरी के रूप में आंसर दें। तो ये एक समझने वाली बात है कि यहाँ पे उसने पूछा नहीं कि एंट्रीज पास कीजिए, उसने पूछा क्या वो जो उसने किया वो जस्टिफाई है कि नहीं है। आंसर इज नो। बट आप एग्जाम में एक आंसर तो लिख नहीं सकते नो, वरना 1 मार्क ही मिलेगा। तो वही अपना रूल एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। प्रोविजन क्या है? तो प्रोविजन मैंने बता दिया भाई, स्टार्टिंग में जब आपको बुक करना चाहिए तो इनिशियल रेट पे करना चाहिए, फिर बैलेंस शीट डेट पे जो बैलेंस शीट का रेट होगा और इनिशियल था उसका डिफरेंस था, वो गेन या लॉस बुक कर लेना चाहिए। एनालिसिस देखो यहाँ पे जो मैंने बताया आपको कि 44 पे बुक किया, बढ़िया बात है। बट 31st में 49 के हिसाब से बुक करना था तो इतना वैल्यू होता था। तो ये ₹5 का जो लॉस था या गेन था वो आपको कब बुक करना चाहिए था? 31st March को। बट उसने ऐसा कुछ किया नहीं है, उसने क्या लिया 48 49 का, तो वो रॉन्ग किया है। तो आंसर देखिए यहाँ पे, द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अडॉप्टेड बाय द चीफ अकाउंटेंट ऑफ द कंपनी इज इनकरेक्ट, दैट इज इट इज नॉट अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ AS 11। तो आंसर तो यही है, बट बेटा पूरा समझाना पड़ेगा। अब मैं आपको एक चीज बता सकता हूँ कि जब एनालिसिस आपने किया उसमें एक काम कर सकते हो, आप एंट्रीज पास कर सकते हो। अगर आपको टाइम का कम पड़ रहा है तो उसके इसमें आप क्या कर सकते हो? एंट्रीज पास कर सकते हो और उसको समझा सकते हो कि भाई देखो इस तरह से जो एंट्री की है वैसे करनी थी, बट भाई साहब ने ये किया है तो ये रॉन्ग है, और फाइनल आंसर आपका ये होगा। अंडरस्टूड? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। 2 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। तो ये आपके हो गए हैं, कौन क्या हो गया आपका? AS 11 का फर्स्ट पार्ट। सिर्फ एक चीज इसमें आपने वो पढ़ने की है बाकी, अभी वो है पैरा 46 और 46A। ठीक है। तो अब हम देखते हैं पैरा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैरा 46 और 46A। ठीक है गाइस, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। पैरा 46A क्या हुआ था, क्यों आया था, उस सबके अपने अपने रीजन है जो हम अभी देखेंगे। चलिए दोस्तों, अब बात करने जा रहे हैं हम पैरा 46 और 46A की। तो बात है 31st March 2009 की, जब ये पैरा आपके सिलेबस में आया। ठीक है, तब से ये चला आ रहा है और इसका लास्ट डेट है 31st March 2020 जो अभी का है। अंडरस्टूड? तो पहले समझते हैं इसकी स्टोरी समझते हैं कि ये पैरा है क्या, कैसे आया। तो पैरा मतलब क्या होता है पता है आपको? जैसे लॉ में सेक्शन होती है वैसे अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में क्या होता है? पैरा होता है कि इस पैरा में ये लिखा गया है। तो पैरा AS 11 में एक पैरा इंसर्ट किया गया, वो था 46। अभी क्यों किया गया वो सारा समझते हैं कि बहुत टाइम पहले जब 2008-9 की बात की जाए, तब इंडिया की इकोनॉमिक जो थी वो थोड़ी ऊपर नीचे हो रही थी। तो बहुत सारे जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी उन लोगों ने क्या किया था, उस टाइम पे लोन लिया था फॉरेन बैंक से। ठीक है, जैसे प्लांट एंड मशीनरी परचेज करने के लिए और बहुत सारी दूसरी इक्विपमेंट लेने के लिए। तो जो भी गेन या लॉस होगा, बिकॉज फॉरेन एक्सचेंज किया गया, यहाँ पे ट्रांजेक्शन किया है, लोन लिया आपने, वो भी मॉनेटरी लोन है। तो आपको पता होगा जब मॉनेटरी आइटम होती है तो जो भी ऊपर होगा गेन होगा, ऊपर नीचे होगा, जो लॉस हो गया वो कहाँ पे आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में।
तो अब मान लो उस टाइम पे क्या हुआ, सीधा का सीधा रेट जो था वो 39 से, एक्सचेंज रेट 39 से बढ़ के कितना हो गया, 46 हो गया, जिसकी वजह से 39 से 46 होने की वजह से कंपनी को बहुत बड़ा अमाउंट क्या आने लग गया, उसके प्रॉफिट एंड लॉस में आ गया। तो कंपनी ने समझ लो अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया है, बट वो एक्सचेंज लॉस की वजह से उसका प्रॉफिट क्या हो गया, कम हो गया, कई बार तो कंपनी कुछ लॉस में भी आ गई। तो अब हुआ क्या कि वो कंपनी भागे आई आईसीआई के पास, और उन्होंने उनको बोला कुछ तो कीजिए। आईसीआई ने, जैसा आपको पता है, मना कर लिया कि हम कुछ नहीं करेंगे। तब वो लोग भागे गए एमसीए के पास, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के पास। उन लोगों के पास जाके उन्होंने हाथ पैर जोड़े और जो भी करना था बहुत सारी चीजें की गई। ठीक है, तो आप समझ सकते हो। तो यहाँ पे समझाया उनको, एमसीए वालों को, देखो कि अगर लॉस में आ गए तो शेयर का प्राइस गिर जाएगा, तो सिर्फ हमारा नुकसान नहीं होगा, बहुत सारे आम पब्लिक जिन लोगों का पैसा लगा हुआ है वो भी पैसे गवा बैठेंगे, ऊपर नीचे होगा, उनको भी लॉस होगा, तो पूरा इकोनॉमिक क्या होगा, हिल जाएगा और आपको भी नुकसान है। तो हमें कुछ ऐसा करने दीजिए कि मान लो ये इतना बड़ा लॉस है सर, इतना बड़ा लॉस है, हम पूरा नहीं डालेंगे, हम क्या चाहते हैं कि इसको टुकड़ों टुकड़ों में डालें। हम ये नहीं चाहते कि लॉस हम डाले ही नहीं, हमको भी पता ये रॉन्ग होगा, पर हम क्या बोल रहे हैं, इसको पूरा नहीं डालेंगे, क्या करेंगे, टुकड़ों टुकड़ों में डाले, जिससे कि बर्डन हमारे ऊपर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तब एमसीए ने भी सोचा बात तो बराबर है, तो उन्होंने क्या किया, एक दिमाग लगाया और बोला एक काम कीजिए, आपने क्यों लोन लिया था, तो बोला हमने तो ये डेप्रिशिएबल जो असेट होते हैं ना, जैसे प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, ये सब बनाने के लिए लिया था। तो बोला कोई बात नहीं, आप इसके ऊपर क्या चार्ज करते हो, डेप्रिशिएशन करते हो, बोला हाँ बिल्कुल करते हो। तो अब जो भी गेन या लॉस होगा तुम्हारा बिकॉज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन, वो आप कहाँ पे डालो, उस असेट की जो कॉस्ट है उसमें प्लस कर लो या माइनस कर लो, जो भी होगा वो कर लो। इससे होगा क्या कि मान लो पहले आप डेप्रिशिएशन चार्ज करते थे 100 लाख की असेट पे, बराबर है, तो अपना असेट था 100 लाख, अब लॉस हो गया 100 लाख का, तो अब ये लॉस इसमें ऐड कर लो, अब आपका वैल्यू कितना हो गया सर, 200 लाख। तो पहले जो डेप्रिशिएशन था वो 10% जाता था, यानी 10 रुपए, अब कितना जाएगा 10%, 20 रुपीज। तो ऑटोमेटिक 10 बढ़ गया कि नहीं बढ़ा, बढ़ गया सर। तो ये बस वही एमसी बताना चाहती थी कि इससे क्या होगा, पहले जो लॉस था सीधे 100 डायरेक्ट उसी ईयर में चला जाएगा, बट अब क्या होगा 10 10 10 उस हिसाब से करके आपका क्या होगा, लॉस जाएगा। तो लोगों ने भी बोला, कंपनी ने बोला हाँ ये आइडिया अच्छा है, तो ये वाला हम अपना लेंगे। बट आपको पता है कि हर रूल कुछ टाइम लिमिट होता है, तो उन्होंने क्या बोला कि ये रूल का टाइम लिमिट है 31 मार्च 2020। कब लास्ट डेट है इसका, 31 मार्च 2020। आप चाहो तो बस यहाँ तक आप ट्रांसफर कर सकते हो, उसके बाद तो आपको पेनल में डालने का है। तो बता दो आपको इसका लास्ट डेट कौन सा है, 31 मार्च 2020, जब तक कोई अलग से स्पेशल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता। चलिए फिर, तो अब हम इसको समझते कि इसमें है क्या। तो पहले हम ये समझते हैं कि AS11 के हिसाब से जो भी आपका गेन या लॉस होगा ऑन फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन, बराबर है। अब ये गेन या लॉस ये बोलता है दो तरह से हो सकता है, या तो हो सकता है बस शॉर्ट टर्म, या क्या हो सकता है, लॉन्ग टर्म, बराबर है। यानी जो आपने लोन लिया है जिसके ऊपर आप बात कर रहे हो वो शॉर्ट टर्म हो सकता है पे करने का, या लॉन्ग टर्म हो सकता है। तो अगर शॉर्ट टर्म है तो कोई बात है ही नहीं, सीधे का सीधा आपको ट्रांसफर करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कहाँ पे ट्रांसफर करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बट अगर आपने लोन लिया और उसका पेमेंट आप लॉन्ग टर्म में कर रहे हो, तो आपके पास है ऑप्शन, क्या है आपके पास ऑप्शन, कि या तो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दो, या फिर कंपनी के पास ऑप्शन है। अब वो ऑप्शन क्या है कि आप क्या यूज कर लो, पैरा 46, क्या यूज कर लो, पैरा 46। ओके, अभी जो पैरा 46 है बता दो ये किसके ऊपर लगता है, डेप्रिशिएबल असेट के लिए। किसके लिए लगता है, डेप्रिशिएबल असेट के लिए। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे दो पार्ट में बांट लेता हूँ इसको भी। एक तो है डेप्रिशिएबल असेट, और एक है आपका नॉन डेप्रिशिएबल असेट। तो पहले हम डेप्रिशिएबल असेट समझ रहे हैं। अगर हम अपनी डेप्रिशिएबल असेट है तो उसके ऊपर लगता है पैरा 46। क्या लगता है, पैरा 46। ये क्या बोलता है कि जो भी गेन या लॉस है वो क्या कर लो आप, असेट की जो कॉस्ट है उसमें क्या कर लो, ऐड कर लो या लेस कर लो। पूरी समझ में आया ये वाला।
तो क्या कीजिए, आप जो भी गेन या लॉस हो रहा है उसको क्या करो, असली जो कॉस्ट है उसमें क्या कर लीजिए, प्लस कर लीजिए, लॉस तो प्लस, गेन तो माइनस कर लीजिए। अब उसके बाद जो भी डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, वो रिवाइज्ड वैल्यू नहीं, प्लस माइनस करने के बाद होगा, उसके ऊपर चार्ज होगा। अंडरस्टूड? तो ये किसके लिए बोला गया, डेप्रिशिएबल असेट के लिए। ठीक है, तो कंपनी खुश हो गई, क्या भाई अब पूरा का पूरा 100 का लॉस तो मेरा जाएगा नहीं पीएनएल में, तो कितने जाएगा, असली कॉस्ट में ऐड करूंगा और 10 का ही जाएगा, तो खुश हो गई, चलो बढ़िया। बट जिस तरह से यहाँ पे डेप्रिशिएबल असेट दी, कुछ लोग वापस आए, बोला सर एक प्रॉब्लम है। बोला क्या, कि सर हमारे पास तो डेप्रिशिएबल असेट है ही नहीं, मतलब हमने जो लोन लिया था वो तो कोई फिक्स असेट के लिए लिया ही नहीं था। ठीक है, तो अब क्या, उसके ऊपर तो डेप्रिसिएशन चार्ज होता ही नहीं है, हमने तो लैंड परचेज करने के लिए लिया था या फिर कोई डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट करने के लिए लिया था, तो उसके लिए अब क्या करें सर। तो बोला कोई बात नहीं, अगर आपने नॉन डेप्रिशिएबल असेट के लिए लिया था तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक अकाउंट ओपन करना पड़ेगा जिसे बोलते हैं FCMITDA। ओके, फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम ट्रांसलेशन डिफरेंस अकाउंट। ठीक है, आपको क्या करने का है, उस अकाउंट में जो भी गेन या लॉस है उसको ट्रांसफर कर लेने का है। क्या करना है आपको, जो भी गेन या लॉस हो रहा है आपको कहां पे ट्रांसफर करना है, FCMIDA अकाउंट में। अंडरस्टूड? और इसको राइट ऑफ करना है, जो भी आपकी लोन की लायबिलिटी रहेगी, जिस जो आपने लोन लिया उसको कितने टाइम का है, उसके पीरियड में आप क्या करोगे, उसको राइट ऑफ कर लोगे। बोली समझ में आया ये वाला? तो इस तरह से ये पैरा इंसर्ट किया गया, कौन सा पैरा 46 और इसको बोला लास्ट डेट जो तुम्हारी होगी वो कब होगी, 31 मार्च 2020, ये लास्ट डेट होगी। तो आप देख सकते हो ये चार्ट है जो मैंने यहाँ पे बनाया है। अंडरस्टूड? चलिए अब यहाँ पे पढ़ लेते, मैंने लिख के भी दे रखा आपको, तो कोई टेंशन नहीं लेने का है। तो आप ये देख सकते हो पैरा 46 ए, दैट्स ऑल अबाउट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन मॉनेटरी आइटम। अंडरस्टूड? तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म की बात है ही नहीं, वो तो बाय वर्च्यू आपको पीएनएल में ट्रांसफर करना है। यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म की। लॉन्ग टर्म में दो होता है, पैरा 46 और 46 ए। 46 इज फॉर डेप्रिशिएबल असेट एंड 46 ए इज फॉर नॉन डेप्रिशिएबल असेट। डेप्रिशिएबल है तो असेट की कॉस्ट में प्लस माइनस कर लो ताकि डेप्रिशिएशन के थ्रू चलाएगा। नॉन डेप्रिशिएबल तो आप FCMITD अकाउंट में डाल दो और उसकी जो लोन की आपकी लाइफ थी, जितना लोन था उसके डिवाइड करके आप उतना ट्रांसफर करते जाइए हर साल पीएनएल में। अंडरस्टूड? तो ये आपको दे रखा, आप इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अब इसके ऊपर क्वेश्चन करते तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। चलिए तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, एक बार पढ़ लेते हैं। A Limited purchased fixed asset costing rupees 3,000 lakh on 1st Jan 2016, and the same was fully financed by the foreign currency loan US dollar payable in 3 annual equal installment। तो यहाँ पे आप देखिए जो पे करने वाला है वो करने वाला है एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट में। एक्सचेंज रेट वर $1 इक्वल टू ₹40 एंड 42.5 एज ऑन 1st Jan एंड 31st December। आपको दोनों की रेट दे रखी है रेस्पेक्टिवली। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट वाज पेड ऑन 31st December। जब पेमेंट किया तब डेट कौन सी थी, 31st December। द एंटायर डिफरेंस इज फॉरेन एक्सचेंज हैज बीन कैपिटलाइज्ड। यू आर रिक्वायर्ड टू स्टेट हाउ दिस ट्रांजेक्शन वुड बी अकाउंटेड फॉर। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन हो रहा है। तो मैंने बताया था अगर शॉर्ट टर्म है तो बाय डिफॉल्ट प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, बट अगर लॉन्ग टर्म है तो या तो अपन प्रॉफिट एंड लॉस में डाल सकते हैं या भी हैव ऑप्शन ऑफ पैरा 46 एंड 46A। तो यहाँ पे देखिए अगर आईसीआई की बात की जाए तो उन्होंने डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में जाने की बात की है, बट मैं चाहूंगा कि आप आंसर दोनों लिखो। एक तरफ तो लिखूंगी कि प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, दूसरा एज पर पैरा 46 के थ्रू आप कहाँ पे डाल सकते हो, उसको कैपिटलाइज भी कर सकते हो। ठीक है, एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है ये आपका आया था पैरा 46 के पहले का, तो बाय डिफॉल्ट कहाँ पे था, पीएनएल में, इसके लिए ये है। तो अगर अभी मान लो ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप दोनों में डालने की ट्राई कीजिए। तो यहाँ पे देखिए एप्लीकेबल एएस प्रोविजन क्या है कि ये भाई यहाँ पे कभी भी पैरा 46 आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो कब का है, पैरा 46 के आने का पहले का। बट आप जब भी लिखते हो तो आप दोनों लिखो कि नॉर्मल प्रोविजन ये है और उसके बाद अगर पैरा 46 लिया गया है तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस की जगह कैपिटलाइज भी कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए कितना लॉस या गेन हुआ वो निकाल देते हैं। तो बताइए आप लोग 3,000 लाख रुपीज में दे रखा है
आपको तो पता है लॉस या गेन के लिए डॉलर चाहिए होता है, तो 3000 लाख डिवाइड बाय कर लीजिए कितना, जिस दिन का ट्रांजेक्शन था 40 उसके हिसाब से निकालिए आप, तो कितना आएगा 75 लाख डॉलर, कितना आएगा 75 लाख, बराबर है। अब देखिए कितना गेन हुआ है, तो लॉस हुआ है यहाँ पे 42.50 माइनस 40 ये हुआ है इंटू 75 लाख डॉलर पे, तो आपको मिल जाएगा अपना आंसर, वो है 187.50 का। अंडरस्टूड। तो यहाँ पे देखिए आपने परचेज किया तो ऑब्वियसली ये लॉस होगा आपके लिए, तो ये यहाँ पे ये बोला है द एंटायर लॉस ड्यू टू एक्सचेंज डिफरेंस अमाउंटिंग टू 187.50 लाइक शुड बी चार्ज टू P&L अकाउंट, ओके। बट आप अपना आंसर पैरा 46 के हिसाब से भी दे सकते हो, बोले समझ में आया ये वाला, आप दोनों आंसर ले सकते हो, ठीक है। चलो फिर चलते हैं, मैं बताऊंगा अभी आपको, अपन PM का सम करेंगे। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 आपका जो है, ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये आपका PM का ही है, तो मैं यहाँ पे PM ही ओपन कर रहा हूँ सीधा। नॉर्मली हम एक क्लास में कराता हूँ, बट यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, सीधा आंसर ही देख रहे हैं, क्योंकि आपको प्रोविजन अच्छे से समझ में आ गया है और टाइम भी कम है उस हिसाब से। तो चलिए फिर, तो यहाँ पे देखिए जैसे ये था अपने पास क्वेश्चन, तो जो क्वेश्चन की बात कर रहा है ये वाला, ये राजी, ये। तो अभी जो आपका मॉड्यूल में क्वेश्चन है वो आपका होमवर्क होगा, तो आपको घर पे ट्राई करना है, इसके लिए मैं छोड़ा रहा हूँ कि आप उसको क्या कीजिए, एक बार अपने हिसाब से अपने वर्डिंग में लिखेंगे, ट्राई कीजिए। चलिए, और आप चाहो तो मुझे जो नंबर दे रखा है उसके ऊपर व्हाट्सअप भी कर सकते हो पूछने के लिए, सर मैंने जो लिखा है बराबर लिखा है कि नहीं लिखा है। चलिए फिर, तो क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, जो आपका नोट्स में भी क्वेश्चन है। BK लिमिटेड परचेज फिक्स एसेट कॉस्टिंग 5000 लाख ऑन 1 अप्रैल 2012 पेबल इन द फॉरेन करेंसी ऑन 5 अप्रैल 2013, ठीक है। तो ये कब पे कर रहा है, 1 अप्रैल का पे कर रहा है 5 अप्रैल को, मतलब ये क्या हो गया, लॉन्ग टर्म हो गया, क्या हो गया ये, लॉन्ग टर्म हो गया, 12 महीने के बाद में पे कर रहा है, बराबर है। 1 अप्रैल से लेकर 5 अप्रैल 13 तक कितना होता है, मोर देन 12 मंथ होता है, दैट इज अ लॉन्ग टर्म। Exchange rate $1 is 50 and 54.98 as on 1 April and 31 March, दोनों की आपको रेट दे रखी है। द कंपनी ऑल्सो ऑब्टेन अ सॉफ्ट लोन, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, कि ये फर्स्ट था अब सेकंड की बात कर रहा है, एक और लोन है, सॉफ्ट लोन ले रखा है $1 1 लाख का on 1 April 2012 payable in a 3 annual equal installment. First installment was payable on 1 May 2013. You are required to state how this transaction would be accounted in the books of accounting एंड ईयर एंडिंग 31 मार्च 2013। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट तो जो भी डिफरेंस गेन या लॉस होता है वो कहाँ पे डाल दो, प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दो। तो सबसे पहले हमको चेक करना पड़ेगा यहाँ पे गेन हुआ है या लॉस हुआ है। तो आप बताइए, अगर 5000 लाख रुपीज में दे रखा है बट गेन या लॉस के लिए मुझे डॉलर चाहिए होता है, तो इसको मैं डॉलर में कन्वर्ट करूंगा। तो यहाँ पे देखिए 5000 लाख डिवाइड बाय ₹50 बराबर है कितना आएगा बताइए। तो यहाँ पे आपका आ गया 100 लाख, कितना आ गया 100 लाख डॉलर आ गया, बराबर है। अब देखिए रेट कितना हुआ है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक आपका जो रेट हुआ है वो हुआ है, चेंज हुआ है 54.98 हुआ है 50 रुपीज से। इसका मतलब 4.98 का क्या हो गया, आपको लॉस हो गया है। इनटू अगर 100 लाख डॉलर किया तो आपका रुपीज में आंसर आएगा 498 लाख, ये आपका आ गया, बराबर है। तो ये आपका क्या आ गया है, लॉस आ गया, क्या आ गया, ये आपका लॉस आ गया है। तो ये 498 का लॉस है। अब अपने पास दो ऑप्शन है जी सर, जो फोर लॉस जो आपका आया है 498 लाख का रुपीज का, या तो आप उसको कहाँ पे ट्रांसफर कर लो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है, क्योंकि ये जो लॉस है ये कौन सा है, लॉन्ग टर्म लॉस। तो अगर या तो आप P&L में डाल दो, ओके, या फिर आप ऑप्शन ले लो पैरा 46 का। अब यहाँ पे ऑब्वियसली डेप्रिशिएबल, इसके लिए कौन सा वर्ड यूज किया, पैरा 46 का। उसके हिसाब से ये जो लॉस आया है ये कैपिटलाइज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैपिटलाइज। तो इसका मतलब यहाँ पे ये जो लॉस हुआ आपका ये फिक्स असेट बैलेंस शीट में चलाएगा और जो असेट की कॉस्ट होगी उसमें ऐड हो जाएगा। तो ये जो आपकी असेट थी यहाँ पे फिक्स असेट जो आपकी थी, ठीक है, 5000 लाख की, उसमें ये लॉस ऐड हो गया 498 का, तो आपको दिखेगा 5498 रुपीज़। ओके, ये इंडियन रुपीज़ में था इसके लिए ऐसा किया। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे इस तरह से हम ये कर सकते हैं, ठीक है, अंडरस्टूड। अब देखो यहाँ पे एग्जाम कैसा लिखना है, तो सबसे पहले एप्लीकेबल ये जैसा मैंने आपको सिखाया था,
उसके बाद प्रोविजन, तो ये देखिए प्रोविजन पूरा जो मैंने बताया था ना पैरा 46 में जो पढ़ा था, ये पूरा प्रोविजन वो यहाँ पे दे रखा है वापस, पूरा का पूरा। तो आप देख सकते हो, इसको याद कर सकते हो कि आपको लिखने में काम आ जाएगा। तो ये पूरा आप याद करके ऐसा प्रोविजन लिख सकते हो। तो यहाँ तक ये पूरा प्रोविजन ही समझाया गया पूरा, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। तो अब आप देखोगे कि यहाँ पे कैलकुलेशन की गई जो हमने की है कि फॉरेन करेंसी 5000 लाख रुपीज है, बट गेन या लॉस के लिए अपने को डॉलर में चाहिए होता है, तो हमने उसको कन्वर्ट किया फर्स्ट डे के हिसाब से, तो 100 लैक्स आ गया। नाउ एक्सचेंज डिफरेंस जो भी था दोनों का बीच का, वो आ गया 498 लाख। अब लॉस ड्यू टू एक्सचेंज डिफरेंस अमाउंटिंग टू 498 लाख विल बी कैपिटलाइज एंड एडेड इन द कैरिंग वैल्यू ऑफ असेट। मैंने बताया आपको डेप्रिसिएशन ऑन अनएमोटाइज अमाउंट विल बी प्रोवाइडेड इन द रिमेनिंग ईयर्स। मतलब अब जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो किस पे लगेगा, न्यू वैल्यू पे, न्यू यानी 5498 पे डेप्रिसिएशन लगेगा। जो भी रेट या जो भी होगा वो सेम मेथड रहेगा, वो इस पे लगेगा। अंडरस्टूड। नाउ डेप्रिसिएशन ऑन रिवाइज्ड वैल्यू, तो चाहे तो आप ऐसा एनालिसिस में कर लो, तो यहाँ पे आप काम करना दोनों साथ में बनाना, एनालिसिस एंड प्रोविजन, तो आप दोनों साथ में लिख सकते हो। ओके, तो आप साथ में लिख दीजिए और उसको कहाँ पे ट्रांसफर कर लेंगे, असेट कॉस्ट में ऐड कर लीजिए और लिख दीजिए डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज ऑन द रिवाइज वैल्यू ऑफ फिक्स असेट, ठीक है। चलो, तो ये तो फर्स्ट हो गया पैरा 46 का। किसका हो गया ये, पैरा 46 का। अब जो नॉन डेप्रिशिएबल असेट थी, जैसे यहाँ पे सॉफ्ट लोन के बारे में बोला गया है, बट ये नहीं बोला ये डेप्रिशिएबल फिक्स असेट है, तो यहाँ पे हम ये मानेंगे कि इसके ऊपर जो पैरा एप्लीकेबल होगा वो होगा पैरा 46A। जबकि जो ये फिक्स असेट वाला था उसके ऊपर जो एप्लीकेबल था वो था पैरा 46। पैरा 46 में असेट कॉस्ट में प्लस माइनस हुआ था और डेप्रिसिएशन के थ्रू जाएगा, बट यहाँ पे आपका आएगा FCMITD अकाउंट। कौन सा आएगा, फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम ट्रांसलेशन डिफरेंस अकाउंट, उसमें जाएगा। तो इसमें भी देखिए गेन या लॉस कितना हुआ है, तो यहाँ पे देखिए डायरेक्ट आपको डॉलर दे रखा है, तो सबसे पहले कैलकुलेशन करते हैं गेन या लॉस की। तो जैसे यहाँ पे किया था वैसे यहाँ पे मैं दूसरा करने जा रहा हूँ। चलिए, तो गेन और लॉस पहले वो निकाल देते हैं। $1 लाख आपको डॉलर ही दे रखा है। अब देखिए रेट तो सेम रहेगी ना, तो अब अलग से ऐसा समझना मत कि सर ये रेट कहाँ है, तो क्वेश्चन में दे रखी है ना, आपको सेम रेट एप्लीकेबल होगी। तो 54 पॉइंट जो आपकी रेट थी 98 माइनस 50 रुपीज, तो आ गया 498 बराबर है। अब इंटू $1 लाख इक्वल टू 4.98 लाख रुपीज, तो वहां पे 498 लाख रुपीज था, यहाँ पे कितना आएगा 4.98 लाख बराबर है। तो ये जो 4.98 लाख है इसको कहाँ पे डालेंगे अपन, FCMITD अकाउंट में। अंडरस्टूड। सेम लिखेंगे कि कंपनी हैव ऑप्शन, ठीक है, कि जो लॉस हुआ है द लॉस आई मीन ट्रांसफर टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और कंपनी कैन ऑब्टेन पैरा 46A। ओके, देन द लॉस विल बी ट्रांसफर टू FCMITD अकाउंट। तो इस तरह से आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे देखिए जो मैंने बोला वो पूरा दे रखा है, तो ये आपका ICI का PME है, तो आप चाहो तो उसको रेफर कर सकते हो। तो ये देखिए पूरा का पूरा लॉस उसने बोला FCMITD अकाउंट में डेबिट हो जाएगा बराबर है। अब इसको अमोटाइज कैसे करेंगे, तो मैंने बोला था जो भी आपका लोन है ना उसकी लाइफ कितनी है उसके हिसाब से। तो ये 4.98 का जो आपका लॉस आया है, अब लोन की लाइफ 3 ईयर थी तो डिवाइड बाय 3 कर लो, तो जो भी आपका आंसर आएगा उतना वो हर साल कहाँ पे ट्रांसफर करना है, P&L में ट्रांसफर करना है। तो 4.98 डिवाइड बाय 3 दैट इज 1.66 या 67 राउंड अप। आप बोल सकते हो कि कहाँ पे ट्रांसफर करना पड़ेगा आपको, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ये देखिए जब का लॉस आ गया, द लोन अकाउंट इज टू बी इंक्रीज टू 54.98 लाख अकाउंट एंड FCD में अकाउंट डेबिटेड बाय 4.98 बराबर है। यस सर। आगे देखिए, loan account is to be increased to 54.98 lakh and FCMID account is to be debited by 4.98 since the loan is repayable in 3 equal annual installment, that is 4.98 divided by 3, 1.66 lakh is to be charged to P&L account for the year ended 31st March 2013 and the balance in FCMITD account वो माइनस को जो राइट ऑफ किया 3.32 lakhs is to be shown as the equity and liability side and the balance sheet as a negative figure in the reserve and surplus heading। तो आपको रिजर्व एंड सरप्लस में वहाँ पे नेगेटिव में दिखाना है, क्योंकि ये भी अपने आप में क्या है, एक रिजर्व है, ठीक है। अब वहाँ पे आप नेगेटिव में दिखा दोगे। अंडरस्टूड। तो ये आपका हो गया, कौन सा हो गया, पैरा 46 का। इसी तरह यहाँ पे PM में एक और क्वेश्चन दे रखा है
और अपने नोट्स में भी है, तो वो आप कर लेना और आप इसका लिख के मुझे बताओ कि आपने कैसे लिखा है, ठीक है। अपने रूल के हिसाब से एप्लीकेबल ये प्रोविजन। प्रोविजन ज़्यादा बड़ा मत लिखना, शॉर्ट में ही लिखना, ताकि आपको एग्जाम में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। सिंपल सा प्रोविजन है कि जो भी गेन या लॉस होगा ऑन फॉरेन करेंसी, इफ शॉर्ट टर्म देन ट्रांसफर टू P&L अकाउंट, इफ लॉन्ग टर्म देन कंपनी हैव ऑप्शन इधर ट्रांसफर टू P&L अकाउंट और they can capitalize as per the para 46 and can transfer to FCMIT account as per para 46A। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हो। तो ये रहा आपका ये क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, आपको नोट्स में दे रखा है, तो आप पूरा करने की ट्राई कीजिए। चलिए चलिए जी, तो आपका खत्म हो गया फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन। क्या था फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन? कि सर फॉरेन करेंसी में हमने सेल्स किया, परचेज किया, लोन दिया, तो हमने उसको बोला फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन। अब बात कर रहे हैं फॉरेन ऑपरेशन, सेकंड पार्ट आपका। अब इसमें क्या होता है कि देखिए, एक तो होता है रिपोर्टिंग कंट्री और रिपोर्टिंग करेंसी। बोलूँ तो क्या होता है, जिस करेंसी में आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा उसे क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग करेंसी। उसको छोड़कर दूसरी जो भी करेंसी होगी उसे क्या बोलेंगे, फॉरेन करेंसी। तो अगर मान लो जिस करेंसी में आप अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो वहाँ पे आपका बिजनेस से ब्रांच है, तो दैट इज कॉल्ड लोकल ब्रांच है, लोकल ऑपरेशन। बट उसको छोड़कर, उस कंट्री को छोड़कर अगर आप कहीं और बिजनेस कर रहे हो तो उसे क्या बोलेंगे, फॉरेन ऑपरेशन। क्या बोलेंगे, फॉरेन ऑपरेशन। नाउ इंट्री दो तरह का ऑपरेशन होता है फॉरेन ऑपरेशन, दैट इज कॉल्ड इंट्रीगल एंड नॉन इंट्रीगल, IFO एंड NIFO। इंट्रीगल फॉरेन ऑपरेशन क्या होता है, नॉन इंट्रीगल क्या होता है, आइए समझते हैं। इंट्रीगल फॉरेन ऑपरेशन मतलब आपका जो बिजनेस यहाँ पे है, सपोज करो मैं इंडिया में हूँ और मैंने अपनी ब्रांच ओपन की है UK में या US में, तो सपोज करो US में की। तो अगर मैं इंडिया में हूँ और US में अपनी ब्रांच ओपन की है, बट देखना पड़ेगा ब्रांच करती क्या है। मैंने देखा मेरी जो ब्रांच है वो क्या करती है, जहाँ पे भी मैं टीचिंग करता हूँ और वहाँ पे भी टीचिंग कराऊंगा। ठीक है, तो CF क्लासेस की ब्रांच कहाँ पे ओपन कर ली, मान लो ये अपने US में कर ली। उस केस में क्या होगा कि जो फैकल्टीज होगी सब की सब यहाँ से वहाँ पे जाएगी, जो नोट्स होंगे वो भी सब यहाँ से वहाँ पे जाने वाले हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अपना सेम जो बिजनेस यहाँ पे है उसी का क्या कर रहा हूँ, एक्सपांसन कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, एक्सपांसन कर रहा हूँ। कहाँ पे, US में। तो इसे क्या बोलते हैं, इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन। ठीक है, सारे डिसीजन यहाँ पे लिए जाते हैं। वहाँ पे सिर्फ क्या होता है, एक ब्रांच ओपन की जहाँ पे सिर्फ क्लासेस होती है, बाकी सब चीज़ें यहाँ से जाती है, सब डिसीजन सब चीज़ें यहाँ से होती है। दैट इज फॉर इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन। तो ये सेम बिजनेस का एक्सपांसन है, ये सर। तो याद रखना ये सेम बिजनेस का क्या है, आपका एक्सपांसन है। सेकंड होता है नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन। अब क्या है, मेरा एक फ्रेंड था, वो बोला सर US आ जाओ। मैंने बोला बढ़िया, सब अच्छा मार्केट है। तो मैंने US में गया, मैंने बोला चलो यहाँ पे क्लासेस ओपन करते हैं। तो बोला सर यहाँ पे क्लासेस नहीं चलेगी। तो मैंने बोला क्या चलेगा, तो बोला सर देखो आप जानते तो सबको ही है, आपको CF है, तो आप एक काम करो सर, यहाँ पे पानी पूरी की लॉरी ओपन कर दो। मैंने बोला ऐसा है, बोला हाँ। मैंने बोला चलो ठीक है, तो मैंने कर दी CF पानी पूरी लॉरी। ठीक है, अब क्या होगा, मेरा यहाँ पे क्या है, हेड ऑफिस तो यहाँ पे, बट वहाँ पे मैं काम क्या कर रहा हूँ, यहाँ से छोड़ के कर रहा हूँ। ठीक है, या फिर मान लो अगर मैं वहाँ पे पढ़ाता भी हूँ तो जो मैं चीज़ यहाँ पे CA को पढ़ाता हूँ लेकिन मैं वहाँ पे कुछ और पढ़ा रहा हूँ, साइंस पढ़ा रहा हूँ या समथिंग कुछ और पढ़ा रहा हूँ, तो क्या होगा, वहाँ से लोकल फैकल्टी होगी उन्हीं को उठाऊंगा। जो डिसीजन होंगे वो वहाँ से लिए जाएंगे। मैंने जो पैसा डाला है ना वो सिर्फ पैसा इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए डाला है। उसे क्या बोलते हैं, नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन। अंडरस्टूड, मतलब सेम बिजनेस का एक्सपांशन नहीं है नॉन इंटीग्रल में। अब यहाँ पे आपको क्या होगा, वहां पे जो भी बिजनेस होगा तो पूरा पूरा ट्रायल बैलेंस बनेगा उसका। आप इंडियन रुपीज में तो आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, जैसे ब्रांच में आपने किया था, और फिर आप उसको अपनी बैलेंस शीट में मर्ज करोगे, P&L में मर्ज करोगे। तो प्रॉब्लम ये है कि सर जब कन्वर्ट करेंगे तो कौन सी रेट पे करेंगे। तो मैंने बोला देखो, आपका जो इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन रहेगा या नॉन इंटीग्रल रहे, कुछ चीज़ें तो फिक्स होती है। अब क्या फिक्स है वो जरा सुन लो। ओपनिंग स्टॉक जो होता है हमेशा ओपनिंग रेट पे कन्वर्ट करना, बराबर है। ओपनिंग स्टॉक इज ऑन ओपनिंग रेट। अंडरस्टूड, चलिए ये समझ में आ गया। सेकंड, ट्रेडिंग P&L की आइटम होती है, वो क्या होती है, पूरे साल होती है। जैसे मैंने परचेज किया, सेल किया, तो पूरे साल होगा, तो एक पर्टिकुलर डेट में कैसे लूँ। अंडरस्टूड, तो पर्टिकुलर डेट नहीं ले सकता, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक रेट लेता हूँ जिसे बोलते हैं एवरेज रेट। क्या बोलते हैं, एवरेज रेट, यानी साल के स्टार्ट की और साल के एंड की जो डिवाइड बाय 2 करो तो उसको क्या बोलेंगे, एवरेज रेट। जरूरी नहीं है कि साल की करो, बहुत सारे अगर एग्जाम में दे रखा है तो वीकली दे रखी है रेट तो वीकली करनी पड़ेगी, मंथली दे रखी है तो मंथली करनी पड़ेगी। बट नॉर्मली अभी तक ऐसा पूछते हैं वो है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, ये आपको एग्जाम में दे रखी होती है, तो ये आप एवरेज रेट के हिसाब से आप ले सकते हो। अब बात आती है मॉनेटरी आइटम की और नॉन मॉनेटरी की। ठीक है, यहाँ पे एक चीज याद रखना, नॉन मॉनेटरी जो आइटम है उसको आपको कन्वर्ट करना ही नहीं है। यानी कि कन्वर्ट करना है तो कैसे करना है, कि जो आपने जब लिया था, डेट ऑफ एक्विजिशन पे जो रेट था वही ले,
तो यहाँ पे जो डेट ऑफ एक्विजिशन पे जो आपका रेट लिया था उसी को आपको क्या करने का है, कन्वर्ट करके लिखने का है। तो सपोज को मैंने एक कंप्यूटर 1 जन 2016 में परचेज किया था और उस टाइम पे रेट थी $1 इक्वल टू 50, और आज है 1 जन 2019, तो भी मैं उसको उसी रेट के हिसाब से कन्वर्ट करूंगा। ओके, तो ये आपका क्या हो गया, नॉन मॉनेटरी आइटम जो है वो कौन सी रेट पे होगी, डेट ऑफ एक्विजिशन के रेट पे। बट जो मॉनेटरी आइटम है, ओके, उनको आपको लेना है क्लोजिंग रेट पे। किस पे लेना है, क्लोजिंग रेट पे। बट एक चीज है जो है तो नॉन मॉनेटरी जैसे क्लोजिंग स्टॉक, बट फिर भी हम उसको कहाँ किस पे लेंगे, क्लोजिंग रेट पे। ओके, तो ये चीज आप ध्यान रखना। अब जो भी गेन या लॉस होगा, ऑब्वियसली मेरा सेम बिजनेस का एक्सपेंशन है, तो मुझे कहाँ पे ट्रांसफर करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कहाँ पे ट्रांसफर करना है, प्रॉफिट एंड लॉस में, क्योंकि मेरा ही तो बिजनेस का है, इसके लिए कहाँ पाएगा, P&L अकाउंट में। अंडरस्टूड। अब एक चीज याद रखना कि जहाँ पे आपने असेट ली है ना, उसका डेप्रिसिएशन भी वहां पे ही आएगा। तो अगर आपने फिक्स असेट नॉन मॉनेटरी का डेट ऑफ एक्विजिशन पे लिया है, तो उसका डेप्रिसिएशन का रेट भी यही लेने का है। अगर आपने क्लोजिंग लिया है तो उसका रेट भी क्लोजिंग पे लेने का है। तो ये याद रखना कि जहाँ पे असेट आएगा फिक्स असेट, उसका डेप्रिसिएशन भी उसी रेट पे होगा। अब चलते हैं नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन। तो देखिए कुछ फर्क नहीं ज्यादा। मैंने बोला ओपनिंग क्लोज, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग आइटम एवरेज पे आएगी, ठीक है। नॉन, यहाँ पे मॉनेटरी आइटम देखिए, मॉनेटरी आइटम और क्लोजिंग स्टॉक वो भी आपका किस रेट पे आएगा, क्लोजिंग रेट पे, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज है, वो है कि बाकी सब तो सेम रहेगा, सिर्फ एक चीज, ये जो आपने देखा था नॉन मॉनेटरी आइटम, वहां पे था डेट ऑफ एक्विजिशन के रेट पे। मगर नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन है, इसको भी आपको किस रेट पे लेना है, क्लोजिंग रेट पे। इसका मतलब मैं ऐसा बोलूं क्या, ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग पे, ट्रेडिंग P&L आइटम एवरेज पे, बाकी सारी चीजें यहाँ पे किस पे आएगी, क्लोजिंग पे। यानी ये भी क्लोजिंग पे और ये भी क्लोजिंग पे, किस पे, नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन पे। इसका लॉजिक भी है कि भाई देखो, जब आपने एज अ इन्वेस्टमेंट किया है ना, तो आप ये नहीं चाहोगे कि भाई उसका असेट क्या क्या था, वैल्यू क्या था, ये सब गोइंग कंसर्न दिमाग में है ही नहीं। हमारा क्या दिमाग में है कि भैया मैंने जो इन्वेस्टमेंट किया उसका मेरा आज का वैल्यू कितना है। इसके लिए हम इसको किस रेट पे लेते हैं, क्लोजिंग रेट पे। अंडरस्टूड, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे जो भी गेन या लॉस होगा वो बोलता है इसको P&L में नहीं जा सकते, बिकॉज तुम्हारा खुद का बिजनेस का एक्सपेंशन तो है ही नहीं। इसके लिए बोलता है इसको डालो आप फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट में। कहाँ पे डालो, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन रिजर्व में। और ये रिजर्व के रूप में आपको बैलेंस शीट में खड़ा रहेगा जब तक आपकी ब्रांच है। जिस दिन आप ब्रांच को बंद करोगे उस दिन उसको आपका ट्रांसफर करना है P&L में, अदरवाइज वो ऐसा का ऐसा खड़ा रहेगा। तो ये था आपका फॉरेन ऑपरेशन। इसको सम करने के लिए अपने पास है नहीं, रीजन ये है कि आप ऑलरेडी ब्रांच में कर चुके हो। नाउ द लास्ट एंड फाइनल वन, दैट इज योर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। क्या है आपका ये, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। ठीक है, जब कोई बंदा फॉरेन करेंसी में ट्रांजेक्शन करता है तो उसको एक टेंशन होती है। क्या होती है, टेंशन क्या होती है कि भैया मुझे एक महीने बाद किसी को पेमेंट करना है। जैसे मान लो मैंने बराक ओबामा जी से कोई चीज़ परचेज कर ली, ठीक है, बट पैसा अभी पेमेंट किया नहीं है। मैं करूँगा आज से एक महीने के बाद, और मुझे जो पेमेंट करना है वो करना है $1 लाख। कितना पेमेंट करना है, $1 लाख, बराबर है। अब प्रॉब्लम ये है कि मैं एक महीने के बाद पेमेंट करूंगा और आज की जो रेट है वो $1 इक्वल टू रुपीज मान लो ₹60 है, बराबर है। तो मेरे हिसाब से ₹60 लाख पे करना है। बट मुझे ये टेंशन है कि एक महीने के बाद $1 इक्वल टू ₹70 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। तो ये टेंशन वाली बात है कि नहीं है कि आज मुझे 60 लाख पे करना है, बट एक महीने के बाद मुझे कितना पे करना पड़ेगा, 70 लाख। तब मैं टेंशन में हूँ, तब मैं क्या करूँ। तो आपको बता दूं, आपकी बैंक जो होती है ना, और बहुत सारी दूसरी एजेंसी होती है जो आपको एक चीज प्रोवाइड करता है जिसे बोलते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। ये क्या होता है, नॉर्मली जब भी आप फॉरेन करेंसी में ट्रांजेक्शन करते हो और आपको पैसा अभी नहीं चाहिए, आपको चाहिए इन फ्यूचर। जैसे मुझे यहाँ पे कब चाहिए, आफ्टर 1 मंथ। मुझे कब पेमेंट चाहिए, आफ्टर 1 मंथ, ठीक है। तो मुझे 1 मंथ के बाद पेमेंट चाहिए, मतलब डॉलर चाहिए। तो मैं बैंक के पास गया, बैंक के पास मैं टेंशन में था यार कि ये बड़ी टेंशन वाली बात है, ऐसा ऐसा ऐसा। तो बैंक का मैनेजर मेरे पास आया, बोला सर एक काम कीजिए, आप है ना फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ले लीजिए। तो मैंने उसको पूछा भैया ये क्या होता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो बोला देखो सर आज रेट कितनी चल रही है। मैंने बोला $1 इक्वल टू ₹60, ठीक है। आपको लगता है रेट बढ़ेगा, ठीक है, तो एक काम कीजिए, हम आज ही कुछ डिसाइड कर लेते हैं और मैं आपको है ना $1 इक्वल टू ₹62 के हिसाब से क्या करूंगा, पेमेंट कर लूंगा। पेमेंट कैसे होता है सर, तो यहाँ पे बड़ा सिंपल है, मेरे अकाउंट से रुपीज कटेंगे और सामने को डॉलर चल जाएंगे। तो अब जो रेट कन्वर्जन होगा, अगर मुझे लगता है कि एक महीने के बाद 70 के हिसाब से होगा, ओके, और बैंक को लगता है कि शायद क्या होगा, कम होगा प्राइस, तो उसके लिए वो एग्री हुआ है।
तो अब यहाँ पे देखिए $1 इक्वल टू 62 में मुझे दे देगा। फिर मैं बैंक क्या बोलता पता है, फिर सर देखो रेट कितनी भी होगी ना उससे फर्क नहीं पड़ता, आपको हमारे पास से $1 लाख हम आपको $1 लाख पे करेंगे, वो भी कितने के हिसाब से 62 के हिसाब से, मतलब आपके अकाउंट से टोटल 62 लाख रुपीज डिडक्ट हो जाएगा आफ्टर पर मंथ। अब चाहे $1 की प्राइस जो है ना वो $10 भी हो जाए तो भी यही कटेगा, और $1 की प्राइस $100 भी हो जाए तो भी आपका यही प्राइस रहेगा। मैंने बोला चलो बढ़िया है। अब मैं क्यों इसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे क्या लग रहा है कि बढ़ेगा बढ़ेगा, और मुझको रात को नींद नहीं आ रही है, मैं टेंशन में घूम रहा हूँ। तो अब ये बताओ, मुझे एक एश्योरेंस मिल गया ना कि भाई 62 में अपने को मिल जाएगा, अब चाहे रेट कुछ भी हो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, मेरी टेंशन जो है वो चली गई दिमाग में से, अब मैं आराम से सो सकता हूँ। अंडरस्टूड। तो इसी को क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। फॉरवर्ड मतलब फ्यूचर में अपने एक रेट में डिसाइड कर लिया कि इतनी रेट से अपने को डॉलर मिलेगा। अब बैंक ऐसा क्यों करेगी कि उसके बदले क्या लेती है, वो चार्ज लेती है, क्या लेती है, जो भी इसका कमीशन का रहेगा वो चार्ज लेगा, वो लेगी। ये तो हमने ये समझ लिया, बट अपने अकाउंटिंग में उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, अकाउंटिंग में उसको ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, क्योंकि देखा जाए तो अपने को फिक्स है ₹2 का लॉस हो गया, 60 के हिसाब से आज का प्राइस है, बट 62 में मुझे मिलेगा, मतलब ₹2 का लॉस पर डॉलर मुझे हो गया है, यानी कि मुझे 1 लाख के हिसाब से ₹2 लाख का लॉस क्या हो चुका है, हो चुका है। इस 2 लाख की लॉस को मैं कब बुक करूँ, जिस दिन ट्रांजेक्शन किया उस दिन, या जब 1 महीना खत्म होगा तब, या कब कब मुझे करने का है, वो एक प्रॉब्लम वाली बात है। तो यहाँ पे आता है AS11 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11, वो आपको बताएगा इसका ट्रीटमेंट। वो बोलता है देखो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट दो तरह से हो सकते हैं, हमने अभी एक ही पढ़ा है, ओके। इसे बोलते हैं, पता है क्या बोलते हैं, नॉन ट्रेडिंग फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोलते हैं, नॉन ट्रेडिंग फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि हम यहाँ पे ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ऐसा डर की वजह से आए कि भाई बढ़ जाएगा तो मुझे ज्यादा पेमेंट करना पड़ेगा, उस डर की वजह से आए, तो इसे नॉन ट्रेडिंग बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जो भी आप एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हो, जैसे मैंने यहाँ पे ₹2 एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहा हूँ, तो इसे प्रीमियम बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, प्रीमियम। कभी कम में हुआ तो उसको डिस्काउंट बोलते हैं। arising at the inception of the such forward exchange contract should be amortized as an expense or income over the life of the contract। कितनी अच्छी बात बोली कि उसको आपको एक टाइम का नहीं मानना है, जितने भी टाइम का आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है, यहाँ पे 1 महीने का किया था, हो सकता है कि मुझे 4 महीने बाद पेमेंट चाहिए, और मुझे पेमेंट 4 महीने के बाद करने का है, तो यहाँ पे मैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कितने महीने का लूंगा, 4 महीने का, तो ये इसका टाइम हो गया। इसे 10 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल, कितना भी हो सकता है। तो ये क्या बोलता है, ये जो प्रीमियम आपने पे किया है, ये आपको कितने महीने का इसमें मिला, टेंशन आपकी गई है, मैंने बोला 3 महीने, 4 महीने, जो भी रहेगा, तो आपको क्या करने का है, उस प्रीमियम को उतने ही पीरियड में बांट लेने का है। अभी हम एग्जाम्पल करेंगे। आगे बोलता है एक्सचेंज डिफरेंस ऑन सच कॉन्ट्रैक्ट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इन द रिपोर्टिंग पीरियड इन विच द एक्सचेंज रेट्स change. Any profit or loss arising on the cancellation or renewal of the such forward exchange contract should be recognized as an income or expense for the period। बराबर है। अब ये क्या है, इसको समझते हैं। देखिए मैं आपको ऐसे बताता हूँ, इसको एग्जांपल से लेते हैं। अब एग्जांपल समझिए, ठीक है। मुझे है ना $1 लाख का पेमेंट करना है, ठीक है। मैंने सेल परचेज जो भी है, मैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में आज उतरा हूँ, दैट इज 1 जनवरी 2018 मान लो, ठीक है। मुझे जो पेमेंट करने का है वो करने का 4 मंथ के बाद, यानी मुझे पेमेंट करने का 1 मई 2018 को $1 लाख का पेमेंट। अंडरस्टूड। आज की रेट जो है $1 इक्वल टू ₹50 है मान लो, और उस दिन की रेट जो है वो होगी $1 इक्वल टू ₹70 हो गई, ठीक है, ये उस दिन की रेट है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में आ गया बैंक के साथ, उसमें मैंने बोला $1 इक्वल टू ₹52, कितना लिया मैंने, 52 के हिसाब से ले लिया। तब देखो जब मैं 52 के हिसाब से फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में उतर चुका हूँ, तो बाद में रेट क्या होती है मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्यों, तो मुझे बैंक से कितने में मिलेगा, 52 के हिसाब से मिल जाएगा। तो ये बताओ अब मुझे जो भी गेन या लॉस यहाँ पे दिख रहा है वो कितना होगा, गेन या लॉस, तो यहाँ पे देखिए जो मुझे लॉस हुआ है वो 52 का हुआ है, क्योंकि मैं 52 रुपीज पे कर रहा हूँ, तो 52 अपन पे कर रहे हैं, 50 अब में अपना रेट था, मतलब टोटल लॉस अपना 2 का रुपीज का हो गया, इनटू $1 लाख, तो टोटल जो लॉस है वो आपका कितना हो गया, 2 लाख रुपीज का लॉस हो गया। पूरी समझ में आया। बट ये जो लॉस है वो कितने पीरियड का है, तो अगर बात की जाए तो सर ये लॉस जो है आपका जैन से लेकर अप्रैल के अंत तक का है, मतलब 1 मई तक 4 महीने का होता है, तो ये जो लॉस है वो कितने मंथ का है, 4 मंथ का है। अब बताओ 31 मार्च बीच में आएगी, बिल्कुल। जब मैं 31 मार्च को अपना लॉस बुक करूंगा, तो ये जो 2 लाख रुपीज लॉस है ये एक्चुअली मेरा 4 मंथ का है, कितने का है, 4 मंथ का। तो बताओ 31 मार्च तक कितना टाइम हुआ है, तो 31 मार्च तक अगर आप देखोगे तो 1 जनवरी 2018 से लेकर 31 मार्च 2018 तक 3 मंथ होता है।
तो 3 मंथ तक का कितना होगा। पूरी समझ में आया ये वाला। तो आपका आ गया 1,50,000। कितना आ गया? 1,50,000। बोली समझ में आया ये वाला। तो इस तरह से 1,50,000 जो है वो 31 मार्च 2018 को एज ए लॉस बुक हो जाएगा, प्रीमियम बुक हो जाएगा। बचा हुआ जो 50,000 है, यहाँ पे देखिए 2 लाख में से जो बच गया है 50,000, ये वाला आपका लॉस बुक होगा 17-18 में, और ये वाला लॉस बुक होगा 18-19 में, मतलब नेक्स्ट ईयर में। इस तरह से करंट ईयर में कितना बुक होगा? ओनली ऑन 1,50,000। कितना होगा? 1,50,000। अंडरस्टूड? दैट इज योर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, चलो अब इसके ऊपर क्वेश्चन देख लेते हैं अपन, जो आपको नोट्स में मिल जाएगा। चलिए ये रहा। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं। रानो लिमिटेड परचेज अ प्लांट फॉर $1 1 लाख। तो उसने एक प्लांट परचेज किया, तो बेचारा टेंशन में था कि $1 लाख का पेमेंट करने का, बराबर है। कब उसने परचेज किया? 1 Feb 2016 को। पेबल आफ्टर 3 मंथ। पेबल कब है? 3 महीने के बाद। कंपनी एंटर इनटू अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। देखिए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गई कंपनी फॉर 3 मंथ एट ₹49.15 पर डॉलर। कितने के हिसाब से? 49.15, मतलब बैंक से कितने में मिलेगा? 49.15। एक्सचेंज रेट ऑन पर डॉलर ऑन 1 Feb वॉज 48.85। जिस दिन आपने कॉन्ट्रैक्ट में उतरे थे उस दिन का रेट कितना था? 48.85 का रेट था। हाउ विल यू रिकॉग्नाइज द प्रॉफिट और लॉस ऑन द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, बराबर है। तो यहाँ पे देखिए जब 3 महीने के बाद जो रेट हुई उससे अपने को मतलब नहीं है। आप तो ये बताइए अपने को कितने में मिला। तो बैंक से अपने को 49.15 में मिला है, बराबर है। इसे बोलते हैं फॉरवर्ड रेट। क्या बोलते हैं इसे? फॉरवर्ड रेट। एक होता है स्पॉट रेट। स्पॉट रेट कौन सा होता है? जो आज का, जिस दिन आपने वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में उतरे ना, जिस दिन आपने सामने वाले से फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया, दैट इज द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, वो आपकी क्या होगी? स्पॉट रेट। तो स्पॉट रेट के दिन रेट थी 48.85, तो माइनस कर लो 48.85। तो बेटा तुझे रियल में कितना लॉस हुआ है? 0.30 तो एक्सेस पेमेंट कर रहा है। 0.30 तो क्या कर रहा है? एक्सेस पेमेंट कर रहा है, बराबर है। मतलब अगर आज पेमेंट कर रहा है तो कितना? 48.85 के हिसाब से, जबकि तू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ले रहा है 49.15 के हिसाब से, तो 0.30 तो एक्सेस पेमेंट कर रहा है। ये पर डॉलर है। तूने कितने डॉलर के लिए किया? तो इंटू 1 लाख डॉलर कर लो, तो सर टोटल खर्चा आ गया 30,000। कितना आ गया? 30,000 रुपीज। ये टोटल लॉस हो गया। अब ये बताओ ये जो 30,000 का लॉस है, क्या ये 1 महीने का है या कितने का है? तो आपने बोला जितना उसका कॉन्ट्रैक्ट का लाइफ होगा उतना है, तो यहाँ पे 3 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट का लाइफ है, तो 3 मंथ का लॉस है। तो ये 30,000 जो है ये कितने के लिए है? 3 मंथ के लिए। पर बेटा बता, तू 1 फेब को खड़ा है, तो अगर तू 1 फेब को खड़ा है यहाँ पे, इसके बाद 31 मार्च तो आ जाएगी, फिर आएगा अपना नेक्स्ट जो भी आपका 3 महीने खत्म होता है वो वाला पीरियड, यानी फेब, मार्च और अप्रैल। तो यहाँ पे फेब, मार्च, अप्रैल और मई 16, बराबर है। तो फेब, मार्च और अप्रैल 3 महीने हो गए। तो यहाँ पे देखिए कितने महीने हो गए सर? 2 मंथ इधर हो गए और 1 मंथ इधर हो गया। तो यहाँ पे 2 और 1 का आपका हो गया, रेशियो हो गया। तो क्या करो 30,000 को बांट लो। ये 30,000 जो है आपके कितने महीने के लिए? सर 3 मंथ के लिए। इंटू 31 मार्च तक कितना महीना खत्म हुआ है? 2 महीना। तो इंटू 2 मंथ के लिए कितना होगा? तो सर आंसर इज 20,000। ये जो 20,000 आपको दिख रहा है ना, ये इसके पीरियड में आएगा, बाकी वाला नेक्स्ट ईयर में आएगा। तो यहाँ पे देखिए आपको पूरा कैलकुलेशन करके दिखाया गया है जैसा आपको एग्जाम में प्रेजेंट करने का है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सबसे पहले आपने फॉरवर्ड रेट लिखा, माइनस स्पॉट रेट लिखा, तो ये प्रीमियम आ गया। ओके, अब आपने कॉन्ट्रैक्ट का जितना भी डॉलर था वो मल्टीप्लाई किया, तो टोटल लॉस आ गया। क्योंकि ये जो लॉस था ये पर डॉलर था। क्या था ये? पर डॉलर। तो आपने टोटल लॉस निकाल दिया रुपीज में। अब इसको क्या करो आप, पीरियड वाइज बांट लो। तो कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड 3 मंथ था, तो अब देखिए 16/7 में 2 महीने आते हैं, इसके लिए कितना आएगा? 20,000, और 10,000 विल बी रिकॉग्नाइज इन द फॉलोइंग ईयर। नेक्स्ट ईयर में आपका रिकॉग्नाइज हो जाएगा। इस तरह से ये आपका था फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉर नॉन ट्रेडिंग पर्पज या नॉन स्पेकुलेशन पर्पज भी बोल सकते हो इसे। अंडरस्टूड? चलिए, तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्या होता है, कुछ लोग बड़े चालाक होते हैं, तो उनको पता है कि जब बैंक अपने को एक फ्यूचर में कुछ भी रेट होगा उससे फर्क नहीं पड़ता, आज ही डिसाइड बैंक कर लेते हैं कि इतने रेट पे आपको मिलेगा। तो कुछ लोग समझदार होते हैं या नालायक, जो भी आप बोलो वैसे होते हैं, वो क्या करते हैं पता है, इस चीज का फायदा उठाते हैं। वो क्या करते हैं कि उसको लगता है कि फ्यूचर में डॉलर का प्राइस बढ़ जाएगा, मतलब मान लो 70 रुपीज हो जाएगा। आज बैंक अपने को फॉरवर्ड रेट में 55 पे दे रही है, तो उसको लगता है कि मुझे पर डॉलर पे 15 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। अंडरस्टूड? तो वो क्या करेगा, उसको रियल में कोई किसी को पेमेंट नहीं करना है, उसको बस पैसा कमाना है, जैसे शेयर मार्केट में करते हैं, ठीक है।
तो अब ये क्या करना चाहता है कि उससे पैसा कमाना, अर्न करना चाहता है, तो क्या करता है, स्पेकुलेशन के लिए उतरता है। किसके लिए उतरता है? स्पेकुलेशन के लिए। तो सो यहाँ पे कोई प्लान है मशीन परचेज नहीं किया या किसी को पेमेंट नहीं करने का है, जस्ट फॉर अर्निंग वो क्या करता है, इसके लिए बैंक से फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ले लेता है और उसमें उतरेगा। तो जब ऐसा होता है ना, अब ये लीगली अलाउ है, कोई इश्यू नहीं है कि जैसे शेयर मार्केट होता है वैसा ये भी अलाउ है। तो अगर कोई बंदा ऐसा करता है तो उस केस में आपका इसका ट्रीटमेंट गेन या लॉस का कुछ अलग होगा। पहले समझिए यहाँ पे गेन या लॉस क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर वो ट्रेडिंग के लिए उतर रहा है, तो जब भी कोई बंदा ट्रेडिंग के लिए उतरता है, आपके दिमाग में क्या आता है बताओ, कि सर जितने में बेचा और जितने में खरीदा बराबर, उन दोनों का डिफरेंस गेन या लॉस होता है। तो वो क्या करेगा, पर्टिकुलर पीरियड खत्म हो गया तो वो क्या करेगा, उन डॉलर को वापस बैंक को दे देगा और सीधा पैसा अर्न कर लेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे अपन एक समझते हैं एग्जाम्पल से, ये बंदा जो है सॉरी, ये बैंक के पास गया बराबर है, आज का रेट है $1 = ₹50। अब इसको लगता है प्राइस बढ़ेगा, एक महीने के बाद कितना प्राइस होगा आफ्टर 1 मंथ, इसको लगता है कि प्राइस जो है $1 = ₹70 हो जाएगा। इसके लिए बैंक में गया और उसने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ले लिया। बैंक मना नहीं करेगी क्योंकि वो तो सबको दे ही रही है। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट लिया, बैंक ने बोला $1 = ₹55, ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ले लिया बराबर है। अब जब एक महीना खत्म होगा तब इसकी जो भी प्राइस हुई होगी, जरूर नहीं 70-80 जो भी हुई होगी, क्या होगा उसके बदले, ये बैंक उतना पैसा इसके अंदर से काट लेगा, ठीक है, क्योंकि वो डॉलर अपने पास तो रखेगा नहीं, वापस क्या करेगा, वो बैंक को ही पेमेंट कर लेगा। तो यहाँ पे देखिए, सपोज करो एक महीने के बाद ये जो डॉलर की रेट है वो $1 = ₹60 हो गई, फिर भी कितना हो गया, बढ़ के ₹60 हो गया। उसने 70 सोचा था, तो सोचने से मतलब नहीं है, कितना हो गया, 60 हो गया। तो वो बंदा डॉलर तो थोड़ी लेगा, बाहर निकाल ही नहीं सकता। वो क्या करेगा, बैंक को बोलेगा कि देखो अभी आज का रेट कितना है, तो बोलेगा 60 है। तू मुझे कितने में दे रहा था, बोला 55 मैंने तुझसे लिया है और आज का रेट 60 है, तो ये जो डॉलर है मैं तुझे वापस बेचता हूँ। बैंक बोलेगा ठीक है, हम दूसरे से भी लेते, तुझसे भी ले लेंगे। तो बैंक ने वापस उसके पास कितने में ले लिया, 60 में ले लिया। अब उसको पेमेंट कितना करना था, 55 का, तो उसने सीधा का सीधा यहाँ पे ₹5 का प्रॉफिट अर्न कर लिया पर डॉलर, ठीक है। ये तो ट्रेडिंग हो गई। अब मान लो ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे प्राइस कम हो गए, $1 = 40 हो गया होता, तो उस बंदे को इसको ₹15 का लॉस हो जाता और बैंक उसके अकाउंट से इतना काट लेता, ठीक है। तो यहाँ पे कोई रियल में कोई डिलीवरी नहीं होती डॉलर की, बैग भर के आया और आपको दे दिया और फिर वापस दे दिया, ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है, ऑटोमेटिक उसके अकाउंट से ट्रांसफर हो जाते हैं, कट जाते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा चीज है कि यहाँ पे सामने वाला बंदा ट्रेडिंग के लिए परचेज कर रहा था। तो जब भी आप ट्रेडिंग करते हो क्या देखते हो कि सर कितने में सेल किया, तो बताओ वो एंड में कितने में सेल करेगा वापस उसका, ₹60 में। तो यहाँ पे सेल रेट ₹60 है, उतने उसने कितने में परचेज किया था ये बताओ। तो यहाँ पे परचेज, ये 50 वाला से मतलब नहीं है, जितने में उसने लिया दैट इज कॉल्ड फॉरवर्ड रेट। 55 में उसने में लिया था ना बैंक से, तो कितना गेन हुआ उसको, ₹5 का पर डॉलर था। मल्टीप्लाई, मान लो उसने $1,00,000 लिए तो इंटू $1,00,000 कर दो, तो टोटल उसको 5 लाख का गेन हो गया। अभी इस गेन को कब बुक करेंगे, तो बताओ यहाँ पे ट्रेडिंग कर रहा है, कोई भी बंदा ट्रेडिंग में गेन कब बुक करता है, जब वो सेल होता है। तो जब भी ये सेल होगा ना, एक महीना 2 महीना जब भी उसने लिया है, उस पीरियड में आपको उसको गेन या लॉस बुक करने का है, उससे पहले नहीं, ठीक है। इस तरह से ट्रीटमेंट होता है। एक सम इसमें है तो देख लेते हैं, वरना पीएम अपने पास है ही है। चलिए, नहीं आपकी आप आईसीआई की वहां से पीएम डाउनलोड कर सकते हो, तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि प्रैक्टिस मैनुअल में आपका सम दे रखा है। ये देखिए, मिस्टर वाई bought a forward contract for 3 months of US $2 lakh on 1st December 2010 at $1 equal to 44.10। तो भैया ने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ले लिया है, कितने में लिया है, 44.10, यानी इसने कितने में परचेज किया है, परचेज प्राइस 44.10, ओके, दैट इज द फॉरवर्ड रेट। व्हेन द एक्सचेंज रेट वाज $1 43.90, उस दिन का रेट कितना था, स्पॉट रेट कितना था, 43.90। बट जब भी यहाँ पे ट्रेडिंग करेगा उस टाइम पे स्पॉट रेट से मतलब नहीं है, हमको सिर्फ फॉरवर्ड और सेलिंग रेट देखने का है। ऑन 31st December when the close is books exchange rate was $1 equal to 44.20। इससे भी अपने को मतलब नहीं है बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज होने से, हमको मतलब सेल कब किया। तो 31st Jan 2011 he decided to sell the contract at 44.30। अब जब उसने सेल किया है तो सेल रेट जो है वो है 44.30 बराबर है।
शो द प्रॉफिट फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट विल बी रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक्स ऑफ मिस्टर बाय। तो इसको ऐसे सोचना कि जैसे मान लो आपने कोई चीज परचेज कर ली, बराबर है, आपने मेरे पास से कोई चीज परचेज कर लिया, ये पेन कर लिया, तो इस पेन का मार्केट में रेट क्या था, आज कितने में मिला उससे मतलब नहीं है, आपने मुझसे कितने में लिया, सपोज तो 100 रुपए में ले लिया, आपने 2 महीने के बाद उसको बेच दिया 200 रुपए में, तो बेटा तेरा गेन कितना हुआ, 100 रुपए ना। अब बीच में 31 मार्च आया नहीं आया, तो ये प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ तो चेक ही नहीं करता है, ट्रेडिंग में कभी ऐसा चेक नहीं करते। तो बस वही रूल यहाँ पे भी एप्लीकेबल होगा। तो अगर ट्रेडिंग कर रहा है, सिंपल सा फंडा यूज करो, क्या करने का है, जब सेल किया उसका रेट, तो सेल यहाँ पे कब हुआ है, 44.30 में हुआ है 31 जैन को। परचेज फॉरवर्ड रेट में होता है, तो 44.10 आपका परचेज रेट हो गया, तो गेन देखिए कितना हो गया, 0.20 पर यूएस डॉलर। टोटल अमाउंट 2 लाख कॉन्टेक्ट डॉलर का है, तो कितना गेन हो गया, 40,000 रुपीज का। ठीक है, एग्जाम में आप ये पैरा ले सकते हो कि दोनों के डिफरेंस को कैसे ट्रीट किया जाता है, उसके बात करते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो अभी तक हमने जो देखा ये पूरा था AS11। तो यहाँ पे देखिए, अब इसको शॉर्ट में समराइज किया तो कुछ ऐसा होता है कि अगर आप AS11 का यूज कर रहे हो और उसमें फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट आ गया, तो आपको चेक करना है क्या वो ट्रेडिंग पर्पज के लिए है या नॉन ट्रेडिंग के लिए, स्पेकुलेशन के लिए है या नॉन स्पेकुलेशन के लिए। तो कैसे पता करेगा कि यहाँ पे देखिए, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो पता चलेगा यहाँ पे उसने कोई असेट वर्सेट परचेज नहीं की है, वो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुआ है और वो एंड में सेल भी कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट को, बराबर है, ये देखिए सेल भी किया है। तो आप समझ जाना कि ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होगा, स्पेकुलेशन, स्पेकुलेशन मतलब ट्रेडिंग वाला, ठीक है, उसके लिए। और वही अगर मैं बात करूं, जैसे उससे पहले वाले जो सम में अपन देखा था कि वहां पे उसने एक प्लांट एंड मशीनरी परचेज की थी, ये देखिए यहाँ पे इस कंपनी ने देखिए परचेज ऑफ प्लांट, तो ऑब्वियसली वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में उतरा है, प्लांट परचेज किया है, इसका मतलब वो नॉन स्पेकुलेशन या नॉन ट्रेडिंग के लिए किया है, ओके, डर के गया है। तो जब डर के जाएगा तो आपको क्या करने का है, जो भी फॉरवर्ड रेट होगा माइनस स्पॉट रेट कर लो, जो भी गेन या लॉस आएगा उसे प्रीमियम बोलेंगे और इनटू कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कर लो और फिर उसको टाइम के हिसाब से बांट लो, ओके, उस हिसाब से बुक करेंगे। बट वही अगर स्पेकुलेशन के लिए हुआ, यानी कि पैसे कमाने के लिए उसने किया है, तो सिंपल है, पैसे कमाना मतलब ट्रेडिंग कर रहा है, तो ट्रेडिंग के लिए क्या होता है, सेल में जितने में किया तो सेल माइनस जितना तुम्हारा परचेज किया, परचेज मतलब यहाँ पे फॉरवर्ड प्राइस होगा, कर लो, जो भी गेन या लॉस आएगा इनटू क्या कर लो, जितना कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है वो कर लो, टोटल गेन या लॉस मिल गया। अब इसको जब सेल करेंगे उस टाइम पे आप गेन या लॉस बुक करोगे। अंडरस्टूड, बस ये था आपका AS11।